अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जियो तो ऐसे चल रहा है कि नहीं चल रहा? भाई मेरी टीम जीती है तो चलना तो चाहिए। हेलो, मेरी टीम भी जीती है, मतलब ऐਵੇਂ ही अपनी टीम बना ली। देखिए जो जीतता है मैं उसके साथ होती हूँ, और लाहौर के लिए तो वी हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर एनीवे। सो हैप्पी दैट लाहौर कलंदर वन द PSL। इनका तो सॉफ्ट कॉर्नर होगा, ये मेरी टीम थी, पहले दिन से मेरी टीम थी, एंड आई एम सो ग्लैड। रात को हम जरा जल्दी सो जाते हैं, लेकिन कल रात ऐसी थी जब हम जागे, पूरा मैच देखा, बीच में ऐसा लग रहा था कि हर 2 मिनट बाद कोई इंजर हो रहा है, कोई वक्फा आ रहा है, कांटेदार मुकाबला बन गया था, हो रहा है। लेकिन जिस तरह का हक हो सकता था फाइनल होने का, वैसा ही फाइनल हुआ। जितना टूर्नामेंट एक्साइटिंग था उतना उससे ज्यादा तो फाइनल एक्साइटिंग था। अच्छा, एक्चुअली वो जो हाइटेस्ट बीच में एक आया ना, कुछ दिनों के लिए PSL बंद हो गया था, उसके बाद से जो भी मैचेस हुए वो बड़ी एक्साइटमेंट जो थी वो बढ़ गई थी। एंड देन द फिनाली लास्ट नाइट वाज लाइक हाउ अ फिनाली शुड बी। दोनों मतलब टीमें जो थी वो जोर लगा रही थी कि किसी तरह से हम आगे निकल जाए, एंड दे वर बोथ वेरी गुड एक्चुअली। दोनों टीमें फाइनल में जो कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर, जान मारी, तगड़ा मुकाबला था। एक लम्हे लगता था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स बिल्कुल उठाने ही वाली है। मैचेस होते हैं ना वन साइडेड, और आपको पता होता है कि नहीं, इसमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या होने वाला है। अच्छा, एक चीज बहुत और भी टूर्नामेंट्स में हमने देखा है, जो टीम बिल्कुल अनबीटन चल रही होती है ना, वो फाइनल तक पहुंच जाती है, तो वहाँ फाइनल में जाके कुछ हो जाता है। ये हमने पहले भी कुछ मैचेस में देखा है। ये एक्चुअली हमने एक चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के साथ भी देखा था, वो चोक कर जाते हैं, मतलब दे आर ऑन सच अ रोल। और लाहौर कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ well they played really well, मतलब it was anybody's game to be honest। बहुत बड़ा टारगेट सेट किया था, आसान नहीं था, और एक वक्त में लग रहा था कि शायद मुश्किल होगा, और मुश्किल हुआ भी, कई मर्तबा मुश्किल हुआ। लेकिन भाई पूरी टीम लाहौर ने जिस तरह परफॉर्म किया, और फिर जो हीरो वाली एंट्री दी है सिकंदर रजा ने, माशाल्लाह, एक तो उनका आना भी हीरो वाला ही था, क्योंकि जिस तरह वो ब्रीफ कर रहे थे कि उन्होंने नाश्ता किया बर्मिंघम में, फिर दुबई, फिर अबू धाबी एयरपोर्ट। आप सोचे, आप 10 मिनट पहले पहुंचे हैं टॉस से 10 मिनट पहले पहुंचे हैं, फिटीग थे ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, लेकिन जब हीरो की तरह एंट्री दी थी तो फिर परफॉर्मेंस भी वैसे ही देनी थी, और उन्होंने वैसे ही परफॉर्मेंस दी। फिर कुशाल परेरा, उनकी परफॉर्मेंस, पूरी टीम लाहौर, इन्होंने सब ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और हम टीम कोयटा को भी ये कहेंगे कि आपने पूरी जान मारी। हाँ, पूरी जान मारी। यही इसीलिए मैं कहना चाह रही थी कि ये जो टीम्स दोनों फाइनल में पहुंची, दे डिजर्व टू बी इन द फाइनल, एंड देन दे फॉट इन द फाइनल एज वेल। तो ये मजा आता है ना, मैच का हाउसफुल था भाई, क्या जश्न था वहाँ, क्या फायरवर्क्स हुए। और ये भी आपको याद दिला दें कि ये तीसरी बार पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर जो है जीती है। इससे पहले 3 बार इस्लामाबाद यूनाइटेड भी जीत चुकी है। सो दिस इज लाइक 3 टाइम विनर क्लब आप कह लें, जिसमें लाहौर ने अब एंटर किया है। में 4 में से 3 टाइटल, 4 साल में तीसरा टूर्नामेंट है जो लाहौर कलंदर ये जीत रहा है, और पहले ही दिन से हम तो कह रहे थे हमारी टीम ये फेवरेट है, और नज़र भी आ रही थी। तो हम यही कहेंगे कि मुद्दई लाख बुरा चाहे, क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हमारे पड़ोसियों ने बहुत रंग में भंग डालने की कोशिश की, हमारा टूर्नामेंट रुका भी, मुल्की हालात भी क्या ड्रामाई अंदाज में तब्दील हुए, उसके बाद ड्रामाई अंदाज में दोबारा तब्दील हुए, और टूर्नामेंट रिज्यूम हुआ। टूर्नामेंट जब रिज्यूम हुआ तो हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी भी वापस आए, हमारे स्टेडियम्स उसी तरह पर रौनक अंदाज में भरे भी, हमारी आवाम पहले से ज़्यादा पुरजोश दिखाई दी, और बस फिर जिसको कहते हैं ना आइसिंग ऑन द केक, क्योंकि लाहौर का लाहौर में ही जीतना, मतलब ये बहुत कमाल ही हो गया। तो ज़बरदस्त ही मैचेस रहे, और कल का मैच तो वाज जस्ट ट्रूली फिनोमिनल, लाइक अ फाइनल मैच शुड बी। एक नया रिजॉल्व आपको इस कौम में भी नजर आ रहा होगा। जाहिर है अभी हमने जंग जीती है, ऑपरेशन बुनियान मशरूम की शानदार कामयाबी पर हम खुश हैं। हम जश्न का लफ्ज़ नहीं मैं इस्तेमाल करता, हम खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र मना। अच्छा जश्न, अच्छा क्रिकेट के लिए तो किया जा सकता है, बट नॉट फॉर दैट। हमारा PSL भी बेहतरीन अंदाज में अपने अख्तिताम को पहुंचा है। हमारे अवाम ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। हमारी जो थोड़े डिस्टेंसेस थोड़े नहीं काफ़ी डिस्टेंसेस आ गए थे, वो ज़रा कम हुए हैं। हम दोबारा से एक कौम जेल हुए भी लग रहे हैं, यकजान लग रहे हैं, मुत्तहिद लग रहे हैं। So a lot of things we have achieved during मेरा ख्याल है हमारे लिए भी एक बड़ी रीडिस्कवरी हुई है कि कौम ने जब साथ खड़े होना होता है ना किसी चीज़ पे, जैसे बेशक अफवाद के पीछे हों, ये जंग के दौरान आप देखें, मतलब देन वी आर सो यूनाइटेड कि दुनिया हमें हिला के नहीं रख सकती। सो इट वॉज अ बिट ऑफ एन आई
ओपनर और नॉट एन आई ओपनर, अ रिमाइंडर फॉर एवरीबडी, क्योंकि बीच में हमारे इख्तलाफात और हमारे अपने ओपिनियंस और डिविजन्स ये सब कुछ तो चलता ही रहता है, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ी वी वर ऑल टुगेदर। एक नया रिजॉल्व नजर आ रहा है, एक नया रिजॉल्व नजर आ रहा है इस कौम में। और भाई सिकंदर रजा की हम दोबारा बात करेंगे, हीरो थे कल के मैच के, उन्होंने अपने भाइयों का साथ देने के लिए कहा भी उन्होंने कि वो पहुंचे हैं जिस तरह पहुंचे, वो भी एक कहानी है, और फिर उन्होंने जो परफॉर्म किया वो तो एक पूरी फिल्म ही थी। ट्रूली ग्लोबल जिसको कहते हैं ना, कहाँ से चले हैं, कहाँ पहुंचे हैं और पहुंच के फिर जिताया। अच्छा, एक दफ़ा जब अब्दुल्ला और मैं भी गए थे ना लाहौर मैच देखने, बीच में एक मैच हुआ था, तो उसमें इनकी फैमिली भी वहाँ बैठी हुई थी, और क्या सपोर्ट थी इनकी फैमिली की तरफ से, इनके बेटे भी बैठे हुए थे, और उन्होंने तो अपने फादर की वो शर्ट भी पहनी हुई थी नाम के साथ। सो मतलब लाहौर कलंदर का वैसे ये अगर आपने सुना हुआ है ना कि उनका बड़ा फैमिली माहौल होता है, तो हम आपको खुद बता सकते हैं कि वाकई है। They are a very well gelled team. शाहीन की फैमिली भी थी, शाहीन की फैमिली भी थी, हारिस की फैमिली भी थी, तो सारे ये वाकई बड़े क्लोज हैं एक दूसरे के, और बाकी टीमों से ये बात उनकी नज़र भी आती है लाहौर कलंदर की, एंड इट्स ट्रू एज वेल। दे आर टोटली वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड आई गेस कि वो क्लोजनेस ही है जो एक दूसरे को इतना अच्छी तरह समझते हैं, दैट ट्रांसलेट्स इनटू द गेम। और जब आप एक यूनिट की तरह काम करते हैं तो फिर उसका नतीजा भी मिलता है। अच्छा जी, मतलब हम किस किस की बात करें, दीगर कुछ खिलाड़ियों की बात करते हैं। कल अमेजिंग विजुअल्स थे, टू बी ऑनेस्ट। मैं जो हूँ बस जब लाहौर जीत गया आखिरी सेकंड लास्ट गेंद पे, उसके बाद मैं अपना टीवी बंद करके और उससे पहले तो टीवी नहीं बंद हो सकता सो गया था, था। उसके बाद क्या सेलिब्रेशन थी वो मैंने आज सुबह जरा कैचअप किया है, यू नो, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट, फिर वो मेडल्स, गाड़ी किसको मिली है, फिर आतिफ राना सीईओ लाहौर कलंदर अंदर, वो जाहिर है आपको पता है डग आउट में थ्रू आउट द टूर्नामेंट अपने मेहमानों को, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को लिए बैठे रहते हैं। मतलब ऑनेस्टली वो एक बात बताएं, ये जिनको इनवाइट भी करते हैं ना अब मैचेस के लिए, और आपने देखा ही है थ्रू आउट कितने लोग गए हैं, और हर टीम के साथ ही होते थे, लेकिन खास तौर पे लाहौर कलंदर दे रियली टेक केयर ऑफ यू। मतलब वो जो टीम के साथ आप उनका लगाओ, वो सब कुछ आप देखते हैं ना, वो उनके गेस्ट के साथ भी होता है। मतलब दिल से वो आपको वेलकम करते हैं, इज्जत देते हैं, एंड दे वांट यू टू बी देयर। अब ये हम इसलिए नहीं तारीफें कर रहे बिकॉज दे वन, ये हम इतने सालों से हम यही कह ही रहे हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टीम्स, और वाकई ही लाहौर कलंदर का एक वाइब और है। सो समीन राना, आतिफ राना, पूरी मैनेजमेंट, कोचेस, स्टाफ, ऑब्वियसली द प्लेयर्स, फैमिलीज ऑफ द प्लेयर्स, फैमिलीज ऑफ द मैनेजमेंट, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। यू हैव डन इट, यू हैव मेड इट, यू आर अगेन द चैंपियंस ऑफ PSL 10, एंड ये वो PSL है जो हमेशा तारीख में याद रखा जाएगा, क्योंकि ये आपको पता है इट वाज अ वेरी हैपनिंग PSL, जो चला रुका फिर स्टार्ट हुआ, मतलब बहुत कुछ होता रहा। अच्छा जी, आ जाए इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राशिद भाई, राशिद लतीफ, साबिक कप्तान, हमारे क्रिकेट एनालिस्ट, क्रिकेट गुरु, और हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी साहब। थैंक यू। क्या हाल है आप लोगों का? राशिद भाई, सबसे पहले तो जब लास्ट हमने बात की थी तो देन यू वर आल्सो सेइंग कि आपका भी दिल था लाहौर के साथ ही। नहीं, दिल नहीं था इनका, पेपर पे थे ये लाहौर। चलो जो भी पेपर पे थे, अब जीत गए तो कहने दो। वी विल गिव इट टू यू राशिद भाई। कैसा लग रहा है आपको? लाहौर डिजर्व टू बी यू नो देयर एंड पिकिंग अप द कप। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप दोनों को मुबारकबाद, क्योंकि डे फर्स्ट से, बल्कि याया हुसैनी भी डे फर्स्ट से लाहौर कलंदर के साथ रहे हैं, और जब पूरी परफॉर्मेंसेस रही, जब भी बैक किया आप लोगों ने, और यही एक बड़े फैन की निशानी होती है। कल लाहौर कलंदर जीता डिजर्व करता था, बिल्कुल करता था। टीम बहुत अच्छी थी इनकी, और टीम जैसे आप बात कर रहे थे टीम स्पिरिट की, यूनाइटेड थी टीम इनकी अंडर शाहीन आफरीदी। शाहीन आफरीदी टोटली डिफरेंट प्लेयर इस सेकंड पार्ट में लगे। लास्ट 3 गेम अगर देखते हैं आप, तो शाहीन आफरीदी का एज ए प्लेयर, एज ए बॉलर, एज ए कैप्टन डिफरेंट, एज ए ह्यूमन भी आपको नजर आया होगा। डग आउट में आपने देखा होगा जब जीत रहे थे, जब भी बिल्कुल काम थे, और यही निशानी होती है एक स्किल वाले प्लेयर की, या मेंटली जो टफ होता है उसकी। और उनकी जो टफनेस है वो उनकी रिलैक्सेशन से या उसके चेहरे पे नजर आ रही थी। वो डग आउट में हम ज्यादा टेंशन में थे, वो रिलैक्स, लेकिन बहुत काम एंड कंपोज थे। और लास्ट 4 इयर्स में अगर आप देखते हैं 3 बड़ी विक्ट्रीज हुई हैं लाहौर कलंदर को। और नो डाउट हम कभी इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करते हैं, कभी ज़ल्मी की बात करते हैं कि ये टीम बेहतरीन टीम है पाकिस्तान की PSL में, और इनके लोगों को
पाकिस्तान टीम में मौका दिया जाता है, खिलाड़ियों को भी और मैनेजमेंट को भी। और हाल ही में 6 मैच 5 मैच जीती इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक शोर मच गया क्या इन्हीं के लोगों को लेके जाओ, ये डेटा ड्रिवन टीम है ये लोग। लेकिन लाहौर कलंदर ने कल साबित कर दिया कि वो लास्ट 5 ईयर में बेस्ट टीम है पाकिस्तान की। वो बिलीव करते हैं, दिल से खेलते हैं और जो स्ट्रेटजी प्लान करते हैं, टीम मैनेजमेंट, ड्रेसिंग रूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ प्लेयर्स अच्छे होने जरूरी नहीं है, आपकी मैनेजमेंट कैसी है। आपने बात की आतिफ राना की या समीन राना की, ये इनको जब भी मिलेंगे आपको फील होगा कि वाकई में ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। दूसरी टीम भी अच्छी है, लेकिन लाहौर के अंदर जिस तरह से सिकंदर रजा वापिस आए हैं तो वो ऐसे तो नहीं आ गए ना, उनको कुछ एक होता है, टीम इनका अपना हिस्सा समझते हैं, ओन करते हैं इस टीम को, वो इस वजह से आए। जहाँ पे हम सबकी बात कर रहे हैं सिकंदर की, तो सभी बात कर रहे हैं, नो डाउट। कल जो बैटिंग की, अगर उनको राजा पक्से की जगह भेजा जाता शायद आखिरी ओवर तक मैच भी नहीं जाता। लेकिन कल के जो अनसन हीरो रहे वो परेरा रहे, उन्होंने आउटस्टैंडिंग डीप खेला, बिल्कुल जैसे होता है किसी प्लेयर को बोलते हैं यार डीप जाना है, आखिर तक जाना है, आपको वो गए वो। हालांकि बहुत ज्यादा रन चाहिए थे और जब जरूरत पड़ी उन्होंने बहुत अच्छी, स्पेशली जब अबरार को उन्होंने रिवर्स दूरी पर एक छक्का मारा, फिर उसके बाद आमिर को जिस तरह से खेले सिकंदर रजा, वो आउटस्टैंडिंग था, वहां से मैच जाता हुआ नजर आया। और कल का फाइनल बहुत सारी पब्लिक थी, बहुत सारे फैन थे और स्पेशली जो बच्चों ने मैच देखा ग्राउंड पे जाके, वो उनके लिए यादगार है। ऐसा फाइनल लास्ट 10 इयर्स में पाकिस्तान सुपर लीग का नहीं हुआ और शायद हम दोबारा ऐसा भी ना खेल सके। ऐसी सुपर लीग भी पहले नहीं हुई ना, इसलिए भी बड़ी स्पेशल सुपर लीग जो ट्विस्ट एंड टर्न्स सुपर लीग में आए हैं वो भी तो पहले नहीं आए थे, रुकी फिर शुरू हुई। PSLX will always be remembered for many reasons, more than the cricket, I guess। या भाई, आप और हम तो शुरू से ही साथ थे, मतलब हम एक्चुअली जाहिर है मैं तो फैन हूँ, बताएं या भाई भी मतलब बैकअप करते हैं, हुमा भी, चलिए हुमा को भी शामिल करते हैं। सो ट्रूली डिजर्विंग विक्ट्री सर्टनली फ्रॉम लाहौर कलंदर। एंड जिस तरह की बात कर रहे हैं अभी राशिद भाई, कोई इवन फखर भी कह रहे थे कि शायद मैं होता तो मैं ना आता, लेकिन दिस क्रेडिट गोज टू द मैनेजमेंट ऑफ लाहौर कलंदर कि वो जो यूनिट डेवलप करते हैं ना, जो माहौल होता है, जो रिलेशनशिप होता है, उसमें दूसरा ऑनर करता है फिर। और फिर याहिया आपका ये भी एक दफा कहना था कि लाहौर कलंदर की टीम जब चलती है ना तो फिर वो रुकती नहीं है, फिर वो बिल्कुल ही चल पड़ती है, फिर वो आखिर में जाती है तो जीत जाती है। यस, तो वो ही हुआ। देखिए, सबसे पहले तो आपको भी बहुत मुबारक हो हुमा, अब्दुल्ला और राशिद भाई, आपको भी और पूरे पाकिस्तान को। ये लाहौर कलंदर की जीत नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ना कोयटा ग्लैडिएटर की हार है, ये पाकिस्तान क्रिकेट की जीत है। 39.5 ओवर का खेल, 13 विकेटें, 405 रन और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये कि 20 गेंदों पर 59 रन दरकार थे और तमाशाई जो थे वो अपनी निशिस्तों से हिले नहीं। होता यही है कि अगर 60 रन चाहिए 20 गेंदों पर तो फिर लोग निकल जाते हैं स्टेडियम से, और कल जो निकल गया स्टेडियम से उसने अफसोस किया होगा कि क्या उसने मिस किया, जो फायरवर्क्स था, कम माल था। एक चीज जो यहाँ पर डेफिनेटली मैं मेंशन करना चाहूंगा कि डैरल मिचेल गए, सैम बेलिंग गए, सिकंदर रजा गए, लेकिन क्रेडिट गोज टू समीन राना, जो राजा पाक्से को लेकर आए, जो कौशल परेरा को लेकर आए। और क्यों जीती लाहौर कलंदर, ये समझने की जरूरत है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि फखर जमान जब भी 50 करते हैं लाहौर कलंदर हारता नहीं है, लेकिन आप अगर आखिरी 4 मैचों में देखें तो फखर जमान इतनी बड़ी इनिंग नहीं खेले, लेकिन कभी मोहम्मद नईम ने जिताया, कहीं टीम को जो है अब्दुल्ला शफीक ने चिप इन किया, और कल आसिफ अली जिनका हाथ डिसलोकेट हो गया, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा अगर आपकी टॉप ऑर्डर ही बैटिंग करती रहेगी तो मिडिल ऑर्डर को खेलने का मौका नहीं मिलेगा। हर किसी को अपने रोल का अंदाजा था। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने आखिरी 4 मैचों में 93 रन देकर 10 विकेटें हासिल की, टूर्नामेंट के बेहतरीन बॉलर बने। वो शाहीन शाह अफरीदी, वो हारिस रऊफ, जो कि कराची के खिलाफ एक जीता हुआ मैच जो है उनकी झोली में डालकर चले गए थे। एक चीज जो यहाँ पर राशिद भाई की मौजूदगी में मैं मेंशन करना चाहूंगा वो ये कि यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है। मॉडर्न डे क्रिकेट की जब भी हम बात करते हैं, इस साल भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर एक चीज को स्टैम्प किया है कि भाई चाहे वनडे क्रिकेट में मैच हो चाहे T20 के में मैच हो, आपको 6 बॉलर के साथ मैदान में उतरना चाहिए। कल नईम को इस्तेमाल नहीं किया शाहीन शाह अफरीदी ने, आखिरी ओवर में 23 रन किए फहीम अशरफ ने और मैच को यहाँ तक लेकर आए। आखिरी 20 गेंदों पर 47 रन जो है 59 रन जो है वो लाहौर कलंदर ने हासिल किए।
छठे बॉलर को मिस किया कोयटा ग्लैडिएटर ने, क्योंकि अगर उस्मान तारिक और अबरार थोड़ा सा अच्छा बॉल नहीं करते तो शायद ये मैच पहले ही खत्म हो जाता। और यहाँ पर तनकीद नहीं करनी चाहिए आमिर फहीम अशरफ के ऊपर। तो फिर वसीम जूनियर को ना खिलाकर, अगर वसीम जूनियर नहीं, वो खेल कह रहे रहे हैं कि कल वो अनफिट थे, वो कह रहे हैं वो कल अनफिट थे। लेकिन आपको ये बात अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो तमाशाइयों का शोर था, जो माहौल बन चुका था, बॉलर के हाथ तो हम भूल गए थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि बॉल कहां करनी है। तो क्रिकेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुई, क्रिकेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुई, ये बात तो है। जो माहौल बना हुआ था ना, एवरीबडी सीम टू बी ओवरवेल्म्ड एंड अंडर प्रेशर, उसमें वाइडें भी हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था। माना कि ऑनेस्टली माना कि लाहौर में हो रहा था, लेकिन अगर कोयटा भी जीत जाता ना तो लाहौरियों का जो जश्न मनाने का और जो वो सेलिब्रेशन का एक मूड था, तो उन्होंने किसी को भी एक्सेप्ट करना था। इट वाज जस्ट योर राइट, या ठीक है कर लेना था, लेकिन जब लगता था ना कि गेम निकल रही है लाहौर के हाथ से, तो कमेंटेटर कहते थे कि स्टेडियम में 34,000 लोग मौजूद थे और सन्नाटा छा जाता था। ठीक है ना, मैं क्या करें, दिल से तो मतलब ऑब्वियसली लाहौर में मैच हो रहा है, तो व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट कि क्या होगा। अच्छा, ओवरऑल द फाइंड्स ऑफ दिस टूर्नामेंट की बात कर लें हम। जाहिर है हम वी लुक फॉरवर्ड टू पीएसएल एवरी ईयर राशिद भाई, क्योंकि हमें इमर्जिंग टैलेंट में से मिल जाते हैं, हमारे एग्जिस्टिंग जो प्लेयर्स होते हैं उनकी फॉर्म वापस आ जाती है। व्हाट आर योर फाइंड्स, व्हाट आर योर टेक्स फ्रॉम दिस ईयर्स सीजन ऑफ पीएसएल? देखिए, ये सीजन थोड़ा सा मिला जुला रहा, कहीं पे तमाशा ही नहीं, कहीं पे मैचेस नहीं, कहीं पे प्लेयर्स नहीं। फिर बीच में इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात, जंग, फिर उसके बाद प्रेशर प्लेयर्स के ऊपर, उनकी फ्लाइटें कराना, उनको वापस लेके आना, इतना मुश्किल था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मेरे ख्याल से कोविड से भी ज्यादा मुश्किल ये टूर्नामेंट हुआ होगा। लेकिन जिस तरह से फाइनल हुआ है ना, तो सारी चीजें धुल गई, बस के हालात कैसे थे, प्लेयर्स थे नहीं थे, लेकिन जो फाइनल है उसने अपनी एक छवि छोड़ दी कि पाकिस्तान के सुपर लीग एक बेहतरीन टूर्नामेंट है। हम सबसे ज्यादा क्रिटिक मेरे ख्याल से जियो पे हम ही लोग करते हैं कि जब खराब परफॉर्मेंस होती है, लेकिन यहाँ क्रेडिट जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। जिस तरह से कल का मैच मैनेज किया गया, या आखिरी मैचेस 8 मैचेस जो हुए इसको मैनेज किया गया, ये आसान काम नहीं था, ये बहुत मुश्किल था। प्लेयर है और उसके प्लेयर पसे पर्दा जो इतनी बड़ी टीम है जिसमें बहुत सारे फॉरेनर्स थे जो चले गए थे, जो कहीं और थे, मतलब उन बाज आ गए, बाज नहीं आए, उसके बगैर इतनी जबरदस्त प्रोडक्शन टीवी पे पेश करना। अच्छा, ये भी बताएं, लेट्स टॉक अबाउट कोयटा ग्लैडिएटर्स के प्लेयर्स आल्सो। हसन नवाज के हवाले से राशिद भाई, मतलब मिडिल ऑर्डर में आना और क्या परफॉर्मेंस देना, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, एग्जैक्टली, मतलब जी उनके साथ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो न्यूजीलैंड में खेल के आए थे, 1 सेंचुरी की थी और ओपनिंग में खातिर खा कामयाबियां नहीं मिल रही थी, हालांकि वो ओपन प्लेयर है। लेकिन यहाँ पे इनके बाद फिन एलन थे और साथ में सऊद शकील कर रहे थे, तो मौका नहीं मिल रहा था इनको, ये मिडिल ऑर्डर में आ गए और आते ही साथ इन्होंने एक लाहौर में मैच जिताया, 1 सेंचुरी इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ रावलपिंडी में की, फिर उन्होंने रन किए, तो ये नंबर सूट कर रहा है उनको और वो एक बेहतरीन इस टूर्नामेंट में बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बन के निकले हैं। हालांकि 3 नंबर पे अब्दुल्ला शफीक ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की है, लेकिन कोयटा की भी मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है, नदीम उमर साहब को, जिस तरह से वो लेके चले। कोयटा को इसलिए ज्यादा क्रेडिट जाएगा कि 2019 के बाद वो प्लेज ऑफ में आए ही नहीं, वो फाइनल जीते 2019 में, उसके बाद उनकी टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। आपने सुना होगा कई बार पीएसएल में नदीम भाई की बातें कि हमें शेड्यूल सही नहीं दिया, हमारी फ्लाइट सही नहीं दी गई, इनकी शिकायत बजा थी। लेकिन क्या है कि इतने सालों के बाद उनकी टीम फाइनल में आई है, एक ऐसी टीम के खिलाफ जो अभी 3 साल में 2 दफा जीत चुकी है, तो बहुत बड़ा मुकाबला था। तो कोयटा ग्लैडिएटर को भी क्रेडिट जाता है, पूरी टीम मैनेजमेंट को, और साथ में सऊद शकील पे उन्होंने भरोसा किया और एक अच्छी टीम बन के सामने आए, उनको भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। अगर बिल्कुल हम कोयटा ग्लैडिएटर्स को भरपूर क्रेडिट देंगे। हमने याशिद भाई आपसे नाम लेने हैं, लेकिन अभी आप नाम सोच के रख लें। पहले याहिया से आपसे पूछना चाहते हैं कि चलें अब तो टूर्नामेंट खत्म हो गया और माना कि अगली हमारी बांग्लादेश के अगेंस्ट टीम भी बन चुकी है सब कुछ, लेकिन फिर भी कौन से नाम हैं जो जरा उभरे हैं और आपको लगता है इन फ्यूचर ये नाम है टू वॉच आउट फॉर एंड दे कुड बी अ पार्ट ऑफ द नेशनल टीम? देखिए उमा, अभी आप अब्दुल्ला से पूछ रही थी शो के शुरू में कि यार वो गाड़ी किसको मिली, तो वो गाड़ी जो है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की हैसियत से 399 रन करने वाले हसन नवाज को मिली है। और हसन नवाज के हवाले से मैं आपको बताऊं, आप बड़ी बात करते हैं, मैं आपकी नहीं जनरल बात कर रहा हूं कि शाहीन आफरीदी शाहिद आफरीदी के दामाद हैं, तो ये भी एक टेस्ट क्रिकेटर के दामाद हैं। जिस तरह सकलैन मुश्ताक सुसर है शादाब खान के, तो पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर है शाहिद नजीर, ये हसन नवाज उनके दामाद है।
और हसन नवाज ने एक चीज जो है वो साबित की है। ये रोना गाना पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत होता है, कोई प्लेयर कहता है यार मैं ओपनर था मुझे नीचे खिला दिया, कोई मिडल ऑर्डर होता है वो कहता है जी मुझे आपने ऊपर खिला दिया, मुझे बताया नहीं। हसन नवाज के बारे में बताया इस टूर्नामेंट में कप्तान सऊद शकील ने कि यार हमने उनको पहले 6 पे खिलाया क्योंकि मैं ओपन कर रहा था फिन एलन के साथ, फिर उनको 5 पे खिलाया, फिर उनको 4 पे खिलाया। और हसन नवाज ने जिस तरह बैटिंग की है उन्होंने बताया कि भाई पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर का वनडे क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में वो मसला हल कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा मैसेज है। और जहां तक आपने बात की है इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों की, तो एक चीज तो तय हो गई कि सुपरस्टार कोई चीज नहीं होती, स्टार वही होता है जो उस मैच का सिकंदर होता है, टीम को जिताता है। जिस तरह कल हसन नवाज ने बैटिंग की, कल जिस तरह फहीम अशरफ ने बैटिंग की, आखिरी ओवर में 23 रन स्कोर किए, लग रहा था कि टीम 200 नहीं करेगी, उन्होंने करके दिए। फौजो नाफे को इस टूर्नामेंट में खेलने का मौका नहीं मिला। इसके अलावा कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इस टूर्नामेंट में नजर आए, आपने मौका नहीं दिया इस टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर अली रजा को बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में, लेकिन मैं उनको पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर कहता हूँ। नईम जो कि पाकिस्तान सुपर लीग की मुतहरिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के जो है प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की दरियाफ्त हैं। तो अब आप ये कह सकते हैं कि आप इन खिलाड़ियों को, क्योंकि पिछले 4-5 सीजन में अगर हम देखें खिलाड़ी आ रहे थे लेकिन बाबर आजम, रिजवान जगह ही नहीं छोड़ रहे थे, आपने उनको टीम से आउट किया है। अब नईम इस वक्त टीम में मुंतखब नहीं हुए, आपके पास टैलेंट मौजूद है, इस टैलेंट को जो ओपनर है ओपनर को आप मौका दें, जो मिडल ऑर्डर है आप उसको मिडल ऑर्डर में खिलाएं, जो ऑलराउंडर है आप उसको ऑलराउंड। हमारे पास टैलेंट मौजूद है, ये तो हम पहले भी कहते थे, और PSL सर्टनली एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म होता है फॉर अस टू एक्सप्लोर इट। राशिद भाई आप बताइएगा, बहुत सारे नाम याह्या ने लिए हैं, कुछ को मौका नहीं मिला, जैसे कि ख्वाजा नाफे का आपने तस्करा किया, एक ही मैच मिला था, 50 रन आए थे आई गेस उन्होंने। बाकी जिनको मौका मिला उनमें से कौन से आपको लगता है अपने आप को मनवा पाए, और हमारी विकेट कीपिंग का मसला हल हो पाएगा? ये शायद पहला फाइनल था जिसमें दोनों विकेट कीपर पाकिस्तानी नहीं थे, और ये मसला रहेगा हमारे पास। रिजवान हमारे प्रॉपर आखिरी विकेट कीपर गुजर चुके हैं, अब हमारे पास कोई विकेट कीपर नहीं है, इसका हल करना पड़ेगा। सारे बैट्समैन हैं जो कि ग्लव्स पहन के आपके सामने नजर आ रहे हैं। दूसरा, नईम की जो बैटिंग थी वो आउटस्टैंडिंग थी। शुरू में उन्होंने 4-5 मैचेस में रन नहीं किए, और उसके बाद जो बैटिंग की है, और कल वाली बैटिंग भी अगर देखें, जो फहीम अशरफ को चार्ज किया उन्होंने और फिर उस्मान तारिक को भी उन्होंने किया है, वो आउटस्टैंडिंग है। उनका एक प्लान होता है कि अबरार को मैं सीधा खेलूंगा, उनको पता था मुझे करना क्या है और मैं इसको मार सकता हूँ, रीच ज्यादा है। तो जो नए प्लेयर्स में अगर नजर आता है तो नहीं, ऐसा है जो एक मैच नहीं खेले बाकी सारे मैचेस खेले। हम उनकी बात नहीं करेंगे जो 1-2 मैचेस खेले, उनका जाहिर सी बात है उनको मौका नहीं मिला। हसन नवाज ऑलरेडी पाकिस्तान टीम के प्लेयर हैं, लेकिन उनको नंबर हमें सेट होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान टीम को 4 नंबर की अगर जरूरत है तो बेस्ट नंबर पे वो आ सकते हैं खेलने के लिए। अब्दुल्ला शफीक टीम में नहीं है, कि अब्दुल्ला शफीक ऑलरेडी 5-6 साल से पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, तो वो एस्टेब्लिश प्लेयर हैं, वो अच्छा खेलना चाहिए उनको। फहीम अशरफ को अच्छा खेलना चाहिए, खुशदिल शाह को अच्छा खेलना चाहिए, क्योंकि 2018-19 से ये लोग ऑलरेडी टीम में है। तो लेकिन अगर हम ये इसको बिलीव करें कि यही परफॉर्मेंस लेके हम इंटरनेशनल में जाएंगे और बड़े बिग स्टेज में थिएटर में खेलेंगे जाके, तो शायद हम बहुत गलत फहमी में होंगे। क्रिकेट बहुत आगे जा चुकी है, ये लोकल टूर्नामेंट है जिसमें बॉलिंग का स्टैंडर्ड वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए। इसीलिए जो प्लेयर्स आपको नजर आ रहा है इंटरनेशनल में फेल हैं, यहाँ बहुत कामयाब हुए, तो इस पे बहुत मेहनत की जरूरत है। नया कोचिंग स्टाफ आया है हमारे पास, माइक हसन आए, और उनको बहुत सख्त एक के सामने दरपेश है चीजें, और प्लेयर्स अच्छे हैं पाकिस्तान के, लेकिन सही से इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान टीम एक दफा फिर अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर सकती है। अच्छा, विकेट कीपिंग की भी राशिद भाई आप बात कर रहे हैं, तो अब जो हमने टीम तश्कील दी है अगेंस्ट बांग्लादेश, उसमें साहबजादा फरहान को रिजर्व कीपर के तौर पे वो हैं, तो उनकी प्ले नहीं मुतासिर होगी इससे? बिकॉज वी हैव सीन दैट इन द पास्ट एज वेल कि जब ये एक दे दिया जाए इजाफी चार्ज, तो फिर उनकी अपनी जो कारकर्दगी होती है वो उस तरह नहीं रहती। क्योंकि इस्लामाबाद में आखिरी के मैचेस में हमने देखा कि ही कुड नॉट डू रियली वेल। जब विकेट कीपर की जहां तक आपने बात की ना, ये तो फरहान वाला तो मजाक ही हो गया। 120 उन्होंने T20 डोमेस्टिक की सतह पर खेले और 7वें मैच में वो विकेट कीपिंग कर रहे थे, और पूरे PSL में उन्होंने विकेट कीपिंग नहीं की। और जब शोर पड़ा कि भाई ये विकेट कीपर कैसे सिलेक्ट हो गए, तो उन्होंने एक कैच छोड़ दिया, एक रन आउट छोड़ दिया, एक स्टंप छोड़ दिया। विकेट कीपर में पाकिस्तान के पास पोटेंशियल मौजूद है। मिर्जा साद बेग कराची किंग्स के लिए खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए अंडर-19 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, और उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वो लेफ्टी हैं। आपके पास हसीबुल्ला मौजूद है, कोयटा ग्लैडिएटर से उनको खेलने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान के पास विकेट कीपिंग में मौका मौजूद है। जहां तक राशिद लतीफ साहब ने बात की कि
जब ये जाकर खेलेंगे थिएटर में तो पाकिस्तान को मसला होगा। बिल्कुल मैं इनकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूं, लेकिन अगर आप इन खिलाड़ियों की कमर को थपथपाएंगे, मास सदाकत हो गए या सुफियान मुकीम हो गए या मिर्जा सलमान हो गए, सलमान मिर्जा हो गए, आप इन खिलाड़ियों को मौका देंगे, इन खिलाड़ियों पर इन्हिसार करेंगे, इन खिलाड़ियों को कहेंगे तो ये आपको करके भी देंगे। ये नहीं होगा कि आप छोटी टीमों के खिलाफ बड़े खिलाड़ियों को खिला दें और बड़ी टीमों के खिलाफ छोटे खिलाड़ियों को। आप इनको मौका देंगे, इनके ऊपर एतमाद करें, इनके ऊपर इन्हिसार करें। हारेंगे कोई बात नहीं, खेल में 2 टीमें उतरती हैं, एक हार जाती है, आज नहीं तो कल। आप देखिए ना, ये जिस तरह की हसन नवाज ने कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, उनको सब कह रहे थे कि यार ये कहां टुल्लेबाज को लेकर आ गए, इससे तो शॉट ही नहीं लगते, लेकिन उसने नंबर 4 पर आकर बताया कि भाई मैं अपने आप को यहाँ पर किस तरह एडजस्ट कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस टूर्नामेंट के दौरान नेट पर जाकर बहुत ज्यादा मेहनत की है। आप फास्ट बॉलिंग की बात करें, पाकिस्तान के पास पोटेंशियल मौजूद है। आप कह रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी को सेलेक्ट नहीं किया, तो देखिए मैं दोबारा से यही बात कहूंगा, शाहीन शाह अफरीदी की इस टूर्नामेंट में सिर्फ 7 विकेटें थी। आखिरी 4 मैचों में उन्होंने 93 रन देकर 10 विकेटें हासिल की हैं। टूर्नामेंट के बेहतरीन बॉलर बने। मुकाबले की फजा पाकिस्तान क्रिकेट में पैदा हुई है। आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब खिलाड़ियों को सेलेक्ट करेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट आगे बढ़ सकती है। हम हैसन की बात कर रहे थे, इससे पहले राशिद भाई मुख्तसरन आपसे जानेंगे, इस्लामाबाद के जाहिर है उन्होंने खिदमत उनके लिए अंजाम दी, जो फैसले उन्होंने किए हमारे कौमी टीम को भी वही कोच करेंगे। हाउ डू यू सी इट गोइंग? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, हम इनके खिलाफ रहे हैं, क्योंकि हम जब मैं कराची किंग में था वहाँ पे अदर महमूद और मिकी आर्थर भी थे, वो पाकिस्तान टीम के भी थे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लें जरूर, उसमें कूलिंग टाइम पीरियड होना चाहिए, 6 महीने का होना चाहिए। आप चले जाते वापस ले लेते, इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लाजमी। आपकी रिफ्लेक्शन नजर आती है टीम के अंदर कि जैसे बात हो रही है शाहीन अफरीदी की, शाहीन अफरीदी ने अच्छी बॉल की, पावर प्ले में की थी, पहले हाफ में बहुत ही अच्छी बॉलिंग की हुई थी। उनकी 11 में से 7 विकेटें पावर प्ले में थी और 6.67 का उनका इकोनॉमी रेट था। अभी वो बेस्ट बॉलर हो गए, उनकी डेवलपमेंट हुई है। रियाज अफरीदी ने उनको अपने के भाई ने कोच किया है। जिस तरह से कल आपने देखा सऊद शकील को पहला ओवर किया, उनकी बॉल अंदर आने लगी लेफ्ट हैंडर को, वो पहले नहीं होती थी। ये बहुत बड़ा उनका चेंज है लाइफ में, क्रिकेट में। इसका मतलब है अगर दोनों स्विंग है शाहीन के पास तो वो टेस्ट क्रिकेट भी खेल सकते हैं, और हमें उम्मीद है कि इस पे बहुत मेहनत है कि हर वक्त मेहनत चाहिए। शाहीन अफरीदी का मैं भी क्रिटिक रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा रहा हूँ, नाराज भी रहते हैं वो, लेकिन क्या है अब वो डिफरेंट प्लेयर नजर आए लास्ट 3 से 4 मैचेस में। अगर यही एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड रहा, अल्लाह करे कि एटीट्यूड, ये परफॉर्मेंस इसी तरह चलती रहे, कंसिस्टेंसी रहे और कंसिस्टेंसी के लिए जाहिर मेहनत दरकार होती है और वो कर रहे हैं और होपफुली आगे भी करते रहेंगे। सो थैंक यू आप दोनों का, बहुत शुक्रिया राशिद भाई एंड याया फॉर बीइंग हियर विद अस एंड थ्रूआउट द टूर्नामेंट। मतलब आप लोगों से बातें रही। सो वी आर जस्ट थिंकिंग कि देखिए बीच में वो बंद हो गया, पीएसएल का समझ ही नहीं आ रही थी फ्यूचर के अभी होगा नहीं होगा, फिर दुबई में होगा, मतलब बहुत सी चीज़ें हो रही थी, बट समहाउ इट ऑल वर्कड फॉर, एटलीस्ट क्रिकेट के लिए हम बात कर रहे हैं, इट वर्कड फॉर इट बिकॉज एक सीरियसनेस आ गई, एक और ड्राइव आ गई कि एक खेल जो हम खेल रहे थे वो एकदम से हमारे हाथों से निकल गया। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द टीम्स, इसलिए जब वो वापस आए होंगे तो आई कैन ओनली इमेजिन और बीच में वो कि क्या एक वैल्यू दोबारा आई होगी, वो सारी कहानियां भी थी। एंड हैट्स ऑफ टू PCB, Pakistan Cricket Board, their team, the chairman, everybody who contributed, who worked hard to bring this tournament back, helped it resume. Not just with that, the same spirit, with the same feel, with the same quality. और उन स्पेक्टेटर्स को, शायकीन को भी मुबारकबाद जो आए और उन्होंने फिल अप किया स्टेडियम्स को, क्योंकि उससे पहले ये भी कुछ बात हो रही थी, लेकिन जब वो एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा से मैचेस स्टार्ट हुए, देन देयर वाज द स्टेडियम्स वर फुल। रावलपिंडी में भी और लाहौर में भी हमने देखा कैपेसिटी तक फुल थे, और फिर कल तो पूरी दुनिया ने देखा क्या कमाल फायरवर्क्स और क्या कमाल विन। इट वाज लाइक जैसे एक फिनाली होना चाहिए। Absolutely. और गाने शाने भी हुए थे, आपको पता है ना, वो भी चल रहा था। पाक बहरिया को खुसूसी तौर पर ट्रिब्यूट पेश किया गया था कल के मैच में, सो इट वाज अ स्पेक्टिकल टू वॉच सर्टेनली। अच्छा जी, अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी बैक विद ये थोड़ा सा देखते जाइए, फिर आगे ब्रेक के बाद चलो ठीक है, देख लेते हैं। मिट्टी से जो हमने ऐद किया वो ऐद हमेशा याद रहे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। Welcome back, जी। This is alarming. वेदर बिकॉज ये बहुत ही शिफ्टिंग वेदर है, क्योंकि कराची समेत मुल्क भर में शदीद गर्मी तो पड़ ही रही है, लेकिन जो हफ्ते को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुआ
वो लोगों के लिए गैर मुतवक्के भी था और कुछ गैर मामूली भी, कि मतलब कि क्या बारिश और यालाबारी वही वाली कुछ दिन पहले जो कुछ हफ्ते पहले आई थी। इट्स अनबिलीवेबल कि एक जगह आग लग रही होती है और दूसरे ही मिनट वहाँ मतलब बारिश हो जाए। और वेदर पैटर्न्स दुनिया इस पे स्टडी कर रही है, हम लोग भी आई होप के इसे सीरियस ले रहे होंगे। ये खित्ता पूरा हमारा अनप्रेसिडेंटेड गर्मी की लपेट में, रिस्पेक्टिव ऑफ ये बारिश हो जाए, आंधी चल जाए, झक्कड़ चल जाए, ये सारा कुछ तो हो ही रहा है, लेकिन जो टेम्परेचर राइज हुआ है इस खित्ते का, हमारे मुल्क का, मतलब अप्रैल में भी और फिर मई में भी, ये एक स्टडी है, ये और ये हमारे ट्रेंड है। और हमारे रीजन, वैसे तो हम पूरी दुनिया ही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम बात कर रहे होते हैं कि टेम्परेचर्स आर राइजिंग और एक्सट्रीम्स पे जा रहे हैं, ठंड भी हो या गर्मी भी हो, लेकिन जो हमारा रीजन है ना उसमें ज़रा अलार्मिंग सिचुएशन हुई है कि इट इज़ हैपनिंग एट ए वेरी रैपिड पेस। हर साल गुज़श्ता मतलब, साल से ज़्यादा गर्म होता है, हर साल दुनिया की तारीख का। देखिए ये छोटी बात लगती है कहने में, लेकिन अगर इस पे गौर करें, दुनिया की तारीख का गर्म या 100 सालों का गर्म तरीन साल मतलब कह दिया जाता जो है है वो बन रहे हैं। मतलब तो ये तो नहीं हो सकता तो इस पे खैर पढ़ाई भी हो रही है, इस पे रिसर्च वगैरह भी हो रही है कि करना क्या है। और महकमा मौसमियात ने भी इस किस्म के हालात की पेशगोई नहीं की थी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तेज आंधी बारिश ने हफ्ते को तबाही मचा दी। कराची से आने वाली परवाज लाहौर में तूफान में फंस गई। मतलब जो वीडियो है, इट इज़ टेरिफाइंग एंड अल्लाह ताला की तो मेहरबानी थी ही। हैट्स ऑफ टू द पायलट एज वेल जिसने उस तूफान से इस तैयारे को निकाला। आपने सोशल मीडिया पे देखी होंगी कि इनसाइड द प्लेन से आ रही थी और अल्लाह ना करे, शुक्र है खैर आफियत से सब कुछ हो गया, हम चला भी रहे हैं वीडियोस। वो लग नहीं रहा था कि आई डोंट इवन वांट टू से इट, लेकिन एनीवे आपको ये भी बताएं कि तर्जुमान PDMA के मुताबिक पंजाब में बारिश और आंधी के बायस 14 अफराद जाँ बहक, कैन यू इमेजिन, और 101 जख्मी हुए। 14 अफराद की जान गई है। मतलब उस बारिश की वजह से, जो सोच ही लें कि फिर वो क्या तूफान था। इस्लामाबाद में तेज़ आंधी के साथ बारिश हुई और ओले भी गिरे और रावलपिंडी में भी इमरजेंसी जो है वो नाफिज करना पड़ी। लाहौर में आंधी और तूफान के बाद बारिश हुई, एहतियातन पूरे शहर की बिजली जो है वो बंद करना पड़ी। ये सारे ये मेजर्स हैं ना, ये अनप्रेसिडेंटेड मेजर्स हैं जो लेने पड़ रहे थे, क्योंकि समझ नहीं आ रही थी कि ये मौसम क्या बन रहा है। कुछ मूवीज़ होती हैं पिछले कुछ सालों में हमने देखी हैं जो कि हम कहते थे ये कैसे हो सकता है, एकदम से मौसम कैसे तब्दील हो सकता है। ऑनेस्टली मतलब ये रियल लाइफ में हम देख रहे हैं। PDMA के मुताबिक हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक मुतासरा ख़ानदानों को माली मुआवनत फराहम की जाएगी। पेशावर में मट्टी का तूफान आया तो मालाकंड, एबटाबाद, मर्दान, चारसद्दा और मानसेरा समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश भी हुई। इसके अलावा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी बारिश से बहुत नुकसानात हुए हैं, यकीनन अफसोसनाक है। तहम बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत सर्टनली कुछ कम हो जाती है, लेकिन सिंध इस वक्त जल रहा है, शदीद गर्मी है सिंध और बलूचिस्तान के बाज़ार। मतलब यहाँ हम बैठे हुए बारिश की दुआएं कर रहे हैं, माना कि बाकी हम तूफान देख रहे हैं कि मुल्क में क्या आया बारिशों की वजह से, बट जो गर्मी का आलम इधर है, इट्स क्वाइट अनबिलीवेबल। अच्छा जी, आए बात करते हैं कि हम क्या इसके वेदर वी शुड बी एक्सपेक्टिंग वर्स और नॉट। इरफान अली काठिया हमारे साथ हैं, DG PDMA हैं पंजाब के। इरफान साहब, ये एक्सपेक्टेड था ये सब मौसम का बदलना, ये कोई तबाही बारिशें होना, बाकी इस्लामाबाद वगैरह में यालाबारी एक और लेवल की होना, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है? शुड वी ऑल बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट फ्रॉम नाउ ऑन? जी थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी। और बिल्कुल अब जो क्लाइमेटिक पैटर्न्स हैं, वी शुड हैव ऑलवेज बी रेडी फॉर सच इवेंट्स। और अभी भी ये ऑल्दो कि ये प्रेडिक्टेड था, लेकिन इसकी इंटेंसिटी ये हो जाएगी, ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस रहा। आप देखें, अनफॉर्चुनेटली 124 इंसिडेंट्स हैव बीन रिपोर्टेड इन पंजाब जिसमें स्ट्रक्चरल कोलैप्सेस हुए हैं। और आपकी जो फिगर्स आपने पहले बताई, अब इसमें थोड़ा सा अपडेट हुआ झंग और 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स के मजीद जब हमने लॉसेस को इंक्लूड किया, तो अब अनफॉर्चुनेटली 18 प्रेशियस लाइव्स हैव बीन लॉस्ट और 110 लोग पंजाब में जख्मी हुए। मैं सिर्फ गुजारिश ये करूंगा कि अभी जो आप देखें कि इस इंटेंसिटी, तो नो डाउट इट वाज बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन एंड इट वाज अनप्रेसिडेंटेड, लेकिन जो स्ट्रक्चरल कोलैप्सेस के इंसिडेंट्स हैं और खास तौर पे ये जो नया फिनोमेना है सोलर प्लेट्स को नस्ब करने का छतों पे, कंस्पिक्युअस और ऊंची रेज्ड प्लेसेस पे, आप देखें कि पंजाब के 124 इंसिडेंट्स में से 80% में स्ट्रक्चरल कोलैप्सेस में सोलर प्लेट्स
इन्वॉल्व हैं। तो मैं आपके तवज्जुह से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा तमाम सार्फिन से, पब्लिक से भी, कि जरूर इस टेक्नोलॉजी को हमें अपनाना चाहिए, लेकिन इसको इतना मजबूती से आप लगाएं कि खुदा न खास्ता ये कीमती जानों के ज़िया का सबब ना बने। और यही आप हुआ कि सिवाय 3 डिस्ट्रिक्ट्स के जिसमें स्काई लाइटनिंग का हमें आसमानी बिजली से गिरने से लोगों की कीमती जाने गई, बाकी तमाम इंसिडेंट्स वो हैं जिनमें सोलर प्लेट्स इन्वॉल्व हैं। तो इसको अमर को अभी हमें जरूर देखना होगा, अदरवाइज ये जो नुकसान हैं, मेरा ख्याल है कि इसकी इंस्पेक्शन भी हो सकती है। लोग जाहिर है अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट भी होती है, तो लोग अपने तहीं तो कोशिश करते ही हैं कि उनकी सोलर प्लेटें मजबूती से लगी हों, लेकिन इसको दोबारा से देखने की जरूरत है। बेसिकली जो एक्सपर्ट्स हैं इसमें, ये हम लोगों को जो हमें देख रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं कि आप उन्हीं से इंस्टॉल करवाएं। हाँ, खुद ही, हाँ, मतलब बचत करने की कोशिश में खुद ही ना करें, ना लगाएं। अच्छा इरफान अली साहब, मतलब हमारे जो वेदर पैटर्न्स हैं, पर्टिकुलरली अगर ये तो चलें फिनोमेना है, आंधी आ गई, बारिश आ गई, लेकिन जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, अप्रैल में भी, ईद से इवन पहले भी ईद पे मौसम बेहतर हो गया था, अब फिर ये जो मौसम है, दुनिया हमारे लिए परेशान है कि ये जो वेदर पैटर्न्स हैं, ये जिस हीट में, अगर आप वो जो पर्टिकुलरली मैप होता है, वो लाल है हमारा खित्ता, जिस हीट में हम लोग हैं, और जो आने वाले सालों में पता नहीं क्या बनेगा। हमारी स्टडी, हमारी रिसर्च, हमारी चीज़ें चल रही हैं कि हमने किस तरह मैनेज करना है, किस तरह हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जी देखें, ये ओवरऑल अब वर्ल्ड ओवर ये फिनोमेना कि पूरी दुनिया में टेम्परेचर्स अब वो तकरीबन 1 से 1.5 डिग्री वो ऑलरेडी बढ़ चुके हुए हैं। हमारे पास ये कंसेक्टिवली दूसरे साल ये हो रहा है कि अचानक माइल्ड टेम्परेचर्स के साथ अचानक अब्रप्ट इंक्रीज होता है 4 to 6 और 7 डिग्रीज, जो कि जनरेट करता है हीट वेव को। और इस दफा भी पंजाब में अभी तक हम 3 हीट वेव के मेजर अलर्ट्स वो जारी कर चुके हैं। और हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है वो साउथ पंजाब और हमारा डेजर्ट जो चोलिस्तान का एरिया है, वहां पे लोगों को, क्योंकि बहुत स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, उनको पीने के पानी की फराहमी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। और इस दफा भी आप देखें कि 2 मेजर ड्राउट एडवाइजरीज वो पीएमडी को जारी करनी पड़ी, लेकिन चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के ऊपर और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पेश नज़र हमने तमाम ये जो जरूरी इकदामात हैं हीट वेव से बचने के लिए, आप देखें पंजाब के हर हॉस्पिटल में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए काउंटर्स अवेलेबल हैं। जो साउथ है, साउथ के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारे जो कैंप्स हैं, ऑल कंस्पिकुअस प्लेसेस, रशी प्लेसेस जहां पे पब्लिक ने आना है, वहां पे साए का इंतजाम, पानी का इंतजाम, इसको इंश्योर कर लिया गया हुआ है। और ऑलरेडी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज है चोलिस्तान में पानी पहुंचाना, वो चीफ मिनिस्टर की हदायत के ऊपर ऑलरेडी वाटर बाउजर्स 4x4 वो वहां, क्योंकि अब ये चैलेंज बन जाता है, लोग स्कैटर्ड आबादियां हैं, वाटर सप्लाई लाइन्स। गॉट इट। इरफान साहब ये भी जल्दी से बता दें, क्योंकि 1-2 डिग्रीज जाना ऊपर, हम जरा आपकी उस बात पे थोड़े से फंस गए हैं कि 1-2 डिग्रीज जाना मैनेजेबल लगता है पूरी दुनिया में, 4 से 7 डिग्रीज ऊपर जाना मतलब एवरीथिंग इज इफेक्टेड बाय इट। हमारे ओशंस भी उससे इफेक्ट होते हैं, हम तो हो ही रहे हैं, मतलब वो पूरा एक निजाम ही जरा तब्दील होना पड़ता है, बदल रहा है, सबसे ज्यादा मुतासिर है। तो लिहाजा हम अभी आगे सक्सेसिव जो समर्स आएंगे, जो भी इस तरह साल चलेंगे, तो हम ये 4 से 7 डिग्रीज को हम 10 से 15 डिग्रीज तक, मतलब बात कहाँ तक जाएगी? बिकॉज ये इन इटसेल्फ बड़ी अलार्मिंग है। हम क्या देख रहे हैं कि इससे पीछे आ जाएंगे हम, और फिर शायद बेहतरी भी आए, या फिर अब बेहतरी का कोई चांस नहीं होगा? देखें, अभी शायद पीछे आने के लिए तो हमें बड़ी ड्रास्टिक मेजर्स लेनी पड़ेंगी, और वो सिर्फ हमें नहीं, पूरा इस रीजन को लेनी पड़ेंगी, जिसमें फॉरेस्टेशन है, जिसमें हमें ये रैपिड अर्बनाइजेशन और बाकी तमाम वो जो टेक्निक्स हैं जिनसे हम इस जो टेम्परेचर्स हैं इनको डाउन कर सकते हैं, इनकी तरफ जाना पड़ेगा। और फिर जाके हम कोई उम्मीद रखें कि लॉन्ग टर्म में जाके, अदरवाइज ये आगे, अभी मैंने जैसे गुजारिश की कि ये सिर्फ इस साल का फिनोमेना नहीं है, ये पिछले साल भी 24 में इसी तरीके का पैटर्न देखा गया कि अब्रप्ट इंक्रीज इन टेम्परेचर हुआ। और आगे आने वाले सालों में भी कोई ऐसी जो मेजर, क्योंकि कोई इंटरवेंशन होगी तो जाके फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि जाके टेम्परेचर्स कम होंगे और ज्यादा लिवेबिलिटी को आसान बनाया जा सकता है। बिल्कुल जी, कोशिश हम सबको करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए भी, क्योंकि आज हमारी आने वाली नस्लों के लिए चांसेस जरा मुश्किल हैं फिर इस सूरत हाल में सर्वाइव करने के। कुछ ऐसी एक्सट्रीम आपने हॉलीवुड की मूवीज देखी होंगी जहां मौसमियाती मतलब इस तरह होता है, वो ये एक मूवी सीन लगना स्टार्ट हो गया, बिकॉज इट्स आउट ऑफ कंट्रोल। फॉरेस्टेशन, ये जो बात की है ना, मूविंग टू क्लीनर एनर्जी,
शिफ्टिंग that too. फ्रॉम द रिवायती फ्यूल सारे ऑप्शंस को अब हमें एक्सप्लोर नहीं करना है, अडॉप्ट करना है। अच्छा जी, ब्रेक ले रहे हैं अभी। वेलकम बैक जी। खुजदार में स्कूल बस पर होने वाले दहशतगर्द हमले में ज़ख्मी होने वाली मज़ीद 2 तालिबात शीमा इब्राहिम और मुस्कान ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए हैं। खुजदार धमाके में शहीद बच्चों की तादाद हो गई है 8। शहीद होने वालों में 7 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल है। 21 मई को खुजदार में स्कूल बस पर ये खुदकुश हमला हुआ था। इस बुज़दिलाना सफ़ाक हमले की भारत के सिवा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल समेत दुनिया के हर मुल्क ने मजम्मत करते हुए ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया। पाकिस्तान को पूरा यकीन है कि जंग में मुँह की खाने के बाद भारत अपनी प्रॉक्सीज़ ख़ास तौर पर कलअदम BLA और कलअदम TTP के ज़रिए पाकिस्तान को निशाना बना रहा है। और नज़र आ रहा है पाक फ़ौज मगर पुरअज़म है कि भारत को मैदान जंग की तरह यहाँ भी नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल होता है, पता है, जब दुश्मन आपका बुज़दिल हो तो वो बच्चों पे हमला करता है और बच्चों पे हमला करने का ज़ाहिर है इफेक्ट अलग होता है, लेकिन एक रिजॉल्व भी आता है फिर सिक्योरिटी फोर्सेस में कि अब तो बात बच्चों तक आ गई। वो अब हम आपको सुनाना भी चाहते हैं। DGISPR का क्या कहना था इस पे, ये देखें। Cowardly cast act against our children on 21st May. This is that actual cruel evil face of फितनातुल हिंदुस्तान। है इसमें कोई इंसानियत, इसमें कोई मोरालिटी, इसमें कोई बलोचियत, इसमें कोई पाकिस्तानियत? तो आप और हम मिलके क्या इन दहशतगर्दों को नहीं संभाल सकते? और हमने संभालना है, इसके बगैर कोई गुजारा ही नहीं है। We are going to take them on. We are taking them on. Absolutely no doubt. पाकिस्तानी कौम और पाक फौज ने बैरूनी दुश्मन से जिस तरह 2-2 हाथ किए हैं, कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान मुल्क के अंदर अमन और अमान को चैलेंज करने वाले मुल्क दुश्मन अनासर से भी निमटने की पूरी सलाहियत रखता है। और वक्त आ गया है कि मासूम बच्चों को शहीद करने वाले दहशतगर्दों और उनके हैंडलर्स, सहूलतकारों और हिमायतियों को ना सिर्फ बेनकाब किया जाए बल्कि उन्हें बिला ताखीर अंजाम तक भी पहुँचाया जाए। और यही होना है। पूरी कौम का इस पर इत्तफाक है कि बच्चों को निशाना बनाने वाले ये सफाक लोग किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं और ना ही उन्हें किसी कौमियत या सियासी तनाज़े की छतरी के नीचे छुपने की इजाज़त दी जा सकती है। यू कैन नॉट हाइड फ्रॉम इट। अब तो पता भी चल गया है कि किसने किया है, तो जवाब तो आपको मिलेगा। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं और एक्चुअली आई एम मोस्ट कंसर्न्ड अबाउट उन फैमिलीज़ का क्या हाल होगा जिनके बच्चे जो हैं हो गए। मतलब ये सोचना भी ना एक रूह कांप जाती है सोच के कि बच्चे स्कूल के नहीं निकले हो और इस तरह वापस ना आए। और ये हमने पहले भी देखा है पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली। काश हम ये कह सकते हैं कि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है, बट वी हैव सीन इट बिफोर। वी हैव सीन इट बिफोर। और अब भरपूर कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। कल रात भी मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की गई हैं और जो भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं उनके ख़िलाफ़ अब रियासत पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है कि इनको अब नहीं स्पेयर किया जाएगा। वैसे तो पहले भी रिजॉल्व था, लेकिन अब एक नए अज़्म के साथ ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने अपने दुश्मन जिसने हम पे जंग मुसल्लत की और हम नहीं चाहते थे कि ये जंग हो, उसको टैकल किया है, तो फिर ये हमारे जो अंदरूनी चैलेंजेस हैं इनसे तो हम बहुत बरसों से निमट रहे हैं, इनसे तो बहुत अरसे से निमट रहे हैं। जी, सलमान अशरफ नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ हैं। सलमान, सबसे पहले तो वो बच्चियों का बताएं जो 2 और नाम आए हैं जो शहीद हुई हैं। क्या उम्र थी, किस क्लास में थी, उसी बस में थी? जी, ये सबसे पहले तो हमारी ये जो बच्चियां हैं ये उसी बस में थी और जख्मी होकर कोयटा के हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थी। जो जख्मों की ताब न लाते हुए गुज़िश्ता रोज़ जो है वो दोनों शहीद हो गई हैं, जाँ बहक हो गई हैं। इस हवाले से अब तक मजमूई तौर पर जो बात हुई है सिक्योरिटी ज़राए से 8 लोग जो हैं इसमें 8 बच्चे इसमें जाँ बहक हुए हैं, जिसमें एक बच्चा शामिल है, बाकी 7 बच्चियां शामिल हैं जो इस अंदरनाक वाक़े में उसके बाद वो इस वाक़े में हो गई है। इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी तक कोई जो मुल्ज़िमान हैं उन तक नहीं पहुंच पाए, FIR दर्ज कर दी गई है। ताहम जो हमारी CTD हुकाम से बात हुई है उनका कहना है कि ये वाक़या
खुदकुश हमला था। खुदकुश इस कंडीशन में कि एक शख्स ने आके गाड़ी को टकराया है और उसमें वो शख्स सवार था जिसने खुद को भी मवास उड़ाया। धमाका इतना शदीद था कि उसके बॉडी पार्ट्स भी काफी मुश्किल रिजर्व करके डीएनए के लिए जो वो पंजाब फॉरेंसिक भिजवाए हैं, वो वहाँ पे प्रिजर्व नहीं आई। हम इस तमाम सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बात कुछ समझ भी आई है और कुछ मेरा ख्याल है सिग्नल्स का भी कुछ जैमर्स शायद लगे हुए हैं आपके इर्द गिर्द के बात सही समझ नहीं आ रही थी। और लेकिन जो आप समझा रहे थे और बता रहे थे, हम इस बात पे बार बार आ जाते हैं कि स्कूल बस को टारगेट करना, मतलब बच्चों को टारगेट करना, इसके बाद मतलब क्या कहें। सोचें वो दुश्मन जो कहता नहीं आओ इनके बच्चे मारे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। Welcome back. अच्छा थोड़ा सा Thank you for writing to us and giving us your feedback. आप अपने अपने तजर्बात एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं कि किस तरह आपने कल का मैच एंजॉय किया है और you really the audience, the spectators, It was the TV viewers, everybody वो होता है ना जिसको कहते हैं पैसा वसूल। हाँ। मतलब मैच भी जबरदस्त किस्म का पड़ गया, फायरवर्क्स भी हो गए, आपके कुछ स्टार्स भी बीच में आपको नजर आए और क्रिकेटिंग स्टार्स तो खैर आपके सामने ही थे, तो थोड़ी सी विन विन सिचुएशन हो गई फॉर एवरीबडी। और ये बात हम हमेशा यही कहते रहते हैं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान सुपर लीग, तो लूजर्स बीच में कोई नहीं होते, सारों की जीत ही चल रही होती है, बिकॉज किसी भी टीम में आपके कोई ना कोई फेवरेट्स तो होते ही हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे द ट्रॉफी स्टेज एट होम। मेरी बात तो सुने, फिर लाहौर में फाइनल हो और लाहौर कलंदर जीत जाए तो ये इससे ज्यादा ट्रीट। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ तसल्लियाँ दे रही हूँ, आप किसी और टेंजेंट पे निकल जाएं। अच्छा ये विजुअल्स बड़े जबरदस्त है। इफ यू बीन टू द स्टेडियम एंड यू वॉच्ड एनी मैच, तो आपको वो जो एनर्जी है ना, वो यू वुड नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि वो बड़ी इलेक्ट्रीफाइंग किस्म की। फ्रॉम देयर मैस्कॉट, ये जो बशीरा हमें वाइट पगड़ी में नजर आते हैं, बशीरा वाज रियली गुड बाय द वे, हमारी मुलाकात भी हुई थी बशीरा वाज रियली गुड एंड बशीरा इज सो पॉपुलर इन द स्टेडियम। बशीरा वो पग में वाइट वाले जो बीच में नजर आ रहे हैं ना, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो ये फ्रॉम द ओनर्स टू द टीम टू एवरीबॉडी हु इज अ पार्ट ऑफ दिस एंटोurage वी कॉल लाहौर कलंदर, हर एक की कंट्रीब्यूशन है। अच्छा जी, फवाद आलम टेस्ट क्रिकेटर ने हमें ज्वाइन किया है। फवाद कैसे हैं आप? और चलें आपसे सबसे पहले तो यही पूछ लेते हैं कि आपकी नज़र में मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था, किस मोमेंट में ये तय हो गया या आपको लगा कि चैंपियन कौन बनेगा? सेकंड लास्ट गेम पे टर्निंग पॉइंट बहुत सारे थे बीच में आए ऐसे, और जब कोयटा भी जब बॉलिंग कर रहा था उसमें बहुत सारे ओवर ऐसे आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो नईम का कैच छूटा है जो है सर्कल में, तो वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उस टाइम अगर नईम की विकेट मिल जाती, क्योंकि वो फॉर्म में भी था, तो उसके बाद जो उसके 30-35 रन बने ना, उसकी वजह से कोयटा जो है मैच से दूर हो गया। और भी टर्निंग पॉइंट्स थे। अच्छा फवाद भाई, T20 क्रिकेट का इमेज तो जाहिर है ये कि पावर हिटिंग हो और बैटर्स का गेम है, लेकिन कल एक बार फिर हमने देखा कि जिस टीम की बॉलिंग बेहतर रही है वो टीम जीती। आपको लगता है कि इस फॉर्मेट में भी एक बैलेंस है, बॉलर्स की अहमियत अपनी जगह बरकरार रहती है? देखिए हम यही बात करते रहते हैं कि पावर हिटिंग चाहिए T20 में पावर हिटिंग चाहिए। अगर आप कल का मैच देखें, परेरा वो पावर हिटर तो नहीं है, वो तो स्ट्रोक्स खेलता है। उसने किस तरह स्ट्रोक्स खेले हैं, टाइमिंग के साथ खेले, छक्के भी टाइमिंग के साथ मारे, उसने जोर से नहीं मारे। आप हसन नवाज को भी देख लो, उसने भी जो सीधे छक्के मारे स्पिनर्स को आके पूरा आके जो है बॉल पे आके जो छक्के मारे। सो हमने ये अलग कल्चर बनाया हुआ है कि जो है ना पावर हिटर चाहिए। आई थिंक जेम्स हिल्स को देख लें, जिस तरह उसने परफॉर्म किया है, वो क्या छक्के मारता है या वो टाइमर है, बॉल पे टाइम करता है, किस तरह उसने बैटिंग की है। इस तरह साहिदा फरहान को देख लें, टाइमर्स हैं ये सारे, जितने भी हमारे अच्छे टाइमर्स होंगे बॉल के ऊपर अच्छा टाइम करेंगे तो उनकी क्रिकेट बहुत खुली हुई। और सबसे ज्यादा बात ये होती है कि कंसिस्टेंट भी वही रहते हैं, पावर हिटर कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहता। यस, वो 10 मैचों में से 2 मैच आपको जिता सकते हैं, लेकिन 6 से 7 मैच नहीं जिता सकते। जैसे कि ये जो हसन नवाज है उसने जिताया, विंस ने जिताया कराची के मैचों में। अब्दुल्ला शफीक की बात देख लें आप, इस टूर्नामेंट में आप देख रहे हैं, उसको तो कोई जो है काउंट ही नहीं करता T20 में, लेकिन जिस तरह से उसने इनिंग्स खेली, उसने पावर हिटिंग तो की नहीं, उसने टाइम के साथ छक्के मारे, प्योर टाइमिंग के साथ छक्के मारे। तो ये हमारा मुवाजना बहुत गलत है कि पावर हिटर उसकी वजह से पाकिस्तानी टीम बहुत नीचे चली गई है।
सिर्फ ये पावर हिटर्स लाने के चक्कर में बैट्समैन हमने खो चुके हैं। खुदाया ये जो अब 1-2 बैट्समैन मिले हैं इनको लेके चलें और इनको कैसे लेके चलना है उस तरह लेके चलें। इनको भी गलत वे में ना डाल दें, गलत रास्तों में ना डाल दें कि जाओ जी छक्के मारते रहो, बस तुम लोग का यही नेचर है, हमें यही छक्के चाहिए। छक्कों से मैचेस नहीं जीते जाते भाई, स्ट्राइक रोटेट से मैचेस जीते जाते हैं। मैच बनाना पड़ता है, प्लेयर वो जो है आप बिल्ड करें जो मैच बनाए और फिनिश। देखिए बैट्समैन मैं कहूंगा हसन नवाज और इसलिए कहूंगा हसन नवाज, वो ठीक है पाकिस्तान से खेला लेकिन 100 किया उसने सिर्फ, उसके बाद 4 इनिंग्स में उससे रन नहीं हुआ। मीन्स के उसको ओपनर जो है एज अ ओपन वो कंसिस्टेंट नहीं है, बट उसने जो शो किया है 4 नंबर पे, क्योंकि मजबूरी थी, वो कुछ बोल सकता नहीं था, उसको मैचेस खेलने थे, उसको जिस नंबर पे खिलाना था फ्रेंचाइज में उस नंबर पे खेला। वो 6 पे भी खेला, 5 पे भी खेला, किसी पे 7 पे भी आया, लेकिन जब उसको 4 पे शिफ्ट किया गया उसने उधर आके एक मैच जितवाया, उसके बाद उसकी फ्रेंचाइज ने उसको 4 नंबर ही रख दिया। सो आई थिंक ये बहुत अच्छी फाइंड है पाकिस्तान के लिए, जो हम मिडिल ऑर्डर में खोए हुए हैं, जो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है नीचे स्ट्राइक रोटेट करने वाला भी नहीं है, स्पिनर्स को अच्छा खेलने वाला नहीं है, फिर उनको छक्के मारने वाला कोई नहीं है। ये जो है वन ऑफ द गुड बैट्समैन आई थिंक अगेंस्ट स्पिनर भी, जो स्ट्राइक को रोटेट भी करता है, छक्के भी मार सकता है और मैच को लेके भी जा सकता है, मैच को फिनिश भी कर सकता है आई थिंक। और फास्ट बॉलर कोई मुझे ऐसा नजर नहीं आया, कोई स्पिनर भी कोई मुझे ऐसा नजर नहीं आया। जो एक फाइन थी, जो बहुत अच्छी फाइन थी, वो मेरे ख्याल से हसन नवाज थी। और डोंट फॉरगेट साहिबजादा फरहान, जितना उसने परफॉर्म करता वो आ रहा था डोमेस्टिक में, उसने पीएसएल में भी परफॉर्म किया। आई थिंक एक और है कि साहिबजादा फरहान को भी अब खुल के चांस मिलना चाहिए और कंसिस्टेंट चांस मिलना चाहिए, और प्लीज खुदाया एज अ ओपनर चांस मिलना चाहिए और विकेट कीपिंग ना करें प्लीज। इंटरेस्टिंग टेक फवाद आलम, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और बड़ा ऑलराउंडर काइंड ऑफ अ पर्सन आप कह रहे हैं कि वो ही लॉन्ग टर्म में ज़्यादा चलता है एज ए क्रिकेटर। जो नए लोगों पे इनकी नजर है उनका भी इन्होंने बता दिया। अब अहमद शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टेस्ट क्रिकेटर। बहुत शुक्रिया अहमद भाई। अहमद भाई, एक बड़ा प्रेशर मैच था, दोनों टीमें तगड़ी हैं। मैच से पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था कि फेवरेट कौन है। आपकी नज़र में वो कोई लम्हा था, कौन सी परफॉर्मेंस थी जिसने मैच का रुख बदला? जी बिल्कुल, एक बड़ा मैच, प्रेशर वाला मैच, और इसमें प्रेशर तो बिल्कुल होता ही है, लेकिन दोनों टीमों ने फाइट की इस मैच के अंदर, ज़बरदस्त फाइट देखने को मिली। बहुत मुबारक हो लाहौर कलंदर को, शाहीन अफरीदी को, कि 4 साल के अंदर उन्होंने जो है ये अपना 3रा टाइटल जीता है, और बिल्कुल वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग जो ये मानने से कासिर थे कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो एक अच्छे कप्तान नहीं है, या डेविड वीज़े पिछले 2 इवेंट में सारी कप्तानी करता रहा है, तो अब तो डेविड वीज़े भी जो थे वो नहीं थे। तो आई थिंक शाहीन अफरीदी ने प्रूव किया दैट ही इज़ द वन, नॉट सोली बट बिहाइंड एवरीथिंग, अंदर ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। आए हैं बीच में काफ़ी टर्निंग पॉइंट्स थे जिसको आप कह सकते हैं कि ये टर्निंग पॉइंट था, लेकिन जो एक्चुअल टर्निंग पॉइंट था वो जो मोहम्मद आमिर का जो छिक्का और जो चौका लग गया ना, बिकॉज ये ओवर उनको दिया ही इसलिए गया था, आखिरी ओवर फ़हीम का बचा के इसलिए रखा था कि मोहम्मद आमिर ये ओवर इकोनॉमिकल करेंगे, उसके बाद ढेर सारे रन्स पड़े होंगे, 22-23 रन पड़े होंगे फ़हीम अशरफ के ओवर में, एटलीस्ट 20 एक तो पड़े होंगे। ये कप्तान का इस टाइम पे ख्याल होता है कि आखिरी ओवर इसलिए थोड़ा सा हल्का बॉलर बचा के रखा होता है, और सेकेंड लास्ट ओवर अपने मेन बॉलर से इसलिए कराते हैं कि ये ओवर वो अच्छा कर जाएगा तो आखिरी ओवर में जो टीम होती है वो गेम से दूसरी बाहर हो जाएगी। लेकिन उस ओवर में जो है उनको परेरा ने छिक्का मारा, फिर उनको एक चौका पड़ा जिसकी वजह से आखिरी ओवर में 15 रह गया एंड देन रेस्ट इज। अच्छा, साथ साथ आप अहमद बातें कर रहे थे और हम दोबारा से उन विजुअल्स में घुस गए जब उन्होंने ट्रॉफी उठाई है। अच्छा, बहुत ही चीज़ें हैं अब इस एडिशन में और फिर फाइनल में भी ये तासुर बना है कि सिर्फ इंटरनेशनल खिलाड़ी ही नहीं बल्कि हमारे अपने नौजवान जो हैं उनको भी तेज़ खेलना, पावर हिटिंग वगैरह, ये सब कुछ दे आर प्रीटी गुड एट दैट। पाकिस्तान सुपर लीग बॉलर्स की नर्सरी ही नहीं, नया बैटिंग टैलेंट जो है वो भी दे रही है। तो आपको भी ऐसा ही लग रहा है, यू हैव द सेम फीलिंग कि हमारा फ्यूचर, क्रिकेटिंग फ्यूचर इज सिक्योर? जी, एक बहुत ज़बरदस्त जो है चीज़ देखने को मिली है कि आपके जो यंग टैलेंट हैं, देखिए हम बड़े अरसे से इस केस को फाइट कर रहे हैं, आप ही के प्लेटफॉर्म पे बैठ के लोग कहते थे कि एजेंडा बेस बात करते थे, सोशल मीडिया से स्टार्ट होती थी, फिर कुछ हवारी होते हैं जो बैठे होते हैं नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो चाहते नहीं हैं कि पाकिस्तान फले फूले, वो इंडिविजुअल्स को साथ लेके चलते हैं। वो मैं आई डोंट वांट से दोज वर्ड्स के कुछ व्यूज़ के लिए जो है ना बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बट नहीं, हमने जब भी बात की है हमने जो हमें लगता है दिल की बात वो की है, और आप देख लीजिए कितना टैलेंट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है।
आप देखें साहिबजादा फरहान, जिसको लोग कहते थे इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है। वो वॉटसन और क्रिस गेल के साथ खड़े हुए हैं, इतना मारा है उन्होंने पिछले 1.5-2 महीने के अंदर। उसके बाद मोहम्मद हारिस देखे, एग्रेशन है, अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट को की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको मीट करते हैं। फिर साइम अयूब हैं, दो कि उनका ये टूर्नामेंट हल्का गया लेकिन इंटरनेशनल के अंदर उनकी परफॉर्मेंसेस बिल्कुल मौजूद हैं। इंजरी से वापस आए थे। फिर फ़खर ज़मान है, वो वापस टॉप ऑर्डर पे आएंगे। उसके बाद फिर हसन नवाज़ आप सबके सामने हैं, जिनके बारे में बात हो रही थी कि ये सॉरी कि टुल्ले प्लेयर हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। हमने वहाँ भी कहा था कि ठीक है यार, उन्होंने 4-0 किए न्यूजीलैंड में, लेकिन सेंचुरी इतना अर्ली कर देना अपने करियर में, इट्स अ रेयर ट्रेड। इनमें सलाहियत मौजूद है। तो आपके सामने ये टूर्नामेंट वो खेले हैं। फिर अली रज़ा हैं, सुफियान मुकीम है, फैसल अकरम है, ये सारे आपके डोमेस्टिक के प्लेयर हैं जो शाइन किए हैं, ठीक है, जिन्होंने आउट क्लास किया है सीनियर प्लेयर्स को। सो आई थिंक ये बहुत खुशाइंद है। और इस टूर्नामेंट की जो बेस्ट चीज़ थी वो यही थी कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने सीनियर्स को आउटशाइन। अच्छा, कुछ नाम तो आपने अभी ले भी दिए। बतौर कप्तान शाहीन अफरीदी लाहौर कलंदर को एक कामयाब टीम बना चुके हैं, टाइटल जीत चुके हैं 3, वो भी। आपकी नज़र में वो ऐसे कप्तान हैं जिन्हें बतौर कप्तान इंटरनेशनल लेवल पर दोबारा मौका मिलना चाहिए? देखिए, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। शाहीन ने जो है लाहौर कलंदर के लिए बड़ी एफर्ट मारी है, जान मारी है। आज के मैच के अंदर भी जो देख लीजिए आप, उनकी फील्ड के अंदर प्रेजेंस देखें, ही वाज ट्राइंग हार्ड टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, डाइव्स मार रहे थे। बीइंग अ फास्ट बॉलर आसान नहीं होता ये चीज़ें करना, लेकिन ही वाज ट्राइंग हार्ड। और ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपनी टीम को लीड किया है। दिस इज़ द थर्ड टाइम इन 4 सीजन कि उन्होंने जो है ना चैंपियन कराया सिंगल हैंडेडली। उनके कप्तान बनने से पहले की आप हिस्ट्री देखिए लाहौर कलंदर की, और उनके कैप्टन बनने के बाद में उन्होंने पूरी डेस्टिनी ही उनकी चेंज करके रख दिया। पूरे का पूरा चेहरा ही जो है चेंज करके रख दिया। और ऑब्वियसली लीडर का बहुत बड़ा अहम हाथ होता है किसी भी चीज़ में। जहाँ तक रही कि उनको कप्तान, देखिए उनको कप्तान बनाया था, राइट, वो 2 टाइटल जीते थे, उसके बाद उनको कप्तान बनाया गया। लेकिन फिर वही सारी चीज़ें हमने बार बार डिस्कस की हैं कि आपने 2 सीरीज़ों के बाद ही जो है ना उसको कप्तानी से हटा दिया, तो उसका कॉन्फिडेंस ही सारा शैटर्ड हो गया। उसकी बॉलिंग में इफेक्ट पड़ा, उसकी पर्सनैलिटी में इफेक्ट पड़ा, क्लैशेस शुरू हो गए, टीम के अंदर सारी स्टार्ट हो गई, पाकिस्तान को नुकसान हुआ। तो वो जो कप्तानी की लालच थी, उसने सारा रिदम तोड़ा, और 2 ही सीरीज के बाद शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटा दिया गया और बाबर आजम दोबारा से कप्तान बने। अब देखें वो टीम से ड्रॉप है, पाकिस्तान टीम से उन्होंने, और वो ड्रॉप कैप्टनसी की वजह से नहीं हुए, ड्रॉप वो अपनी बॉलिंग की वजह से हुए। इस सीरीज के अंदर, टूर्नामेंट के अंदर पैचेस में बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। आज के मैच में भी आप देखें 4 ओवरों में 24 स्कोर उनको हुआ है, ही लेड फ्रॉम द फ्रंट। तो वो चीज़ें अभी आ रही हैं बॉलिंग की, जिसकी वजह से वो बाहर हुए हैं। हाँ, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो बगैर परफॉर्मेंस के शादाब खान को पूरी प्लानिंग हो चुकी है मेरे ख्याल से कप्तान बनाने की। इसी वजह से वो वाइस कप्तान है, माइक हेसन आ गए। तो आपने बगैर परफॉर्मेंसेस के उसको टीम में कप्तान बनाने के लिए अगर शादाब खान को आप कोशिश कर रहे हैं, तो फिर बेहतर यही है कि अगर उनकी तो परफॉर्मेंस भी है फिर शाहीन शाह अफरीदी की, उन्होंने तो मैचेस भी जितवाए हैं, उन्होंने तो टूर्नामेंट ही जितवा दिया। तो फिर आई थिंक वो डिजर्व करते हैं कप्तान बनना। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या कोच वगैरह या सिलेक्टर्स शादाब खान की तरफ देख रहे हैं, जिन्होंने ना तो जितवाया है और ना ही कोई परफॉर्मेंसेस है, ना इंटरनेशनल में ना डोमेस्टिक में, राइट, तो उनसे तो फिर बेहतर ऑप्शन जो है शाहीन अफरीदी बनते हैं। हाँ जी, बॉलिंग के कंसर्न अपनी जगह जरूर मौजूद हो सकते हैं, लेकिन अगर आप शादाब की तरफ देख रहे हैं तो फिर शाहीन बेटर ऑप्शन है, और अगर आगा के साथ ही चलना है तो वो तो सबसे अच्छी। बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद फॉर बीइंग विद अस, और थ्रू आउट PSL आप हमें अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देते रहे हैं, और इट्स मच अप्रिशिएटेड, थैंक यू। अच्छा, अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया। और भट्टी साहब, क्या हाल है आपका? भट्टी साहब, PSL की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, लेकिन अब वो कहते हैं ना, जो हो गया वो हो गया, आगे को देखो। तो अब बांग्लादेश की टीम भी है जो है आ चुकी है, इट इज़ नाउ इन पाकिस्तान, और वो मैचेस भी शुरू होने। पहले PSL को ज़रा राउंड अप करें भट्टी साहब, हाउ वाज द फाइनल फॉर यू? देखें अब्दुल्ला और हुमा, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारकबाद कि कल जिस तरह 40 टेम्परेचर में 34,000 लोगों ने ग्राउंड में आकर इस PSL को कामयाब किया, और क्या जबरदस्त मैच हुआ कि कल वर्ल्ड रिकॉर्ड लाहौर कलंदर्स ने बना दिया कि दुनिया के किसी भी T20 फाइनल में 201 रन का जो टारगेट था वो किसी टीम ने चेज नहीं किया। ये एजाज भी लाहौर कलंदर को मिला। तो मेरा ख्याल में जिस तरह PSL रुकी पिंडी स्टेडियम के
बाहर एक ड्रोन आके गिरा जिससे हमारा एक 20 साल का नौजवान शहीद हुआ। फिर जब हमने यहाँ से रेस्क्यू करके प्लेयर्स को दुबई भेजा तो उसी नूर खान एयर बेस पे जहां से चंद घंटे पहले प्लेयर्स के जहाज ने टेक ऑफ किया था, वहां अटैक किया हमारे दुश्मन ने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल पाकिस्तान की कौम ने यूनाइटेड होकर जिस तरह इस पीएसएल का इख्तिताम किया, आपसे थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब ने भी लाहौर कलंदर्स को मुबारकबाद का पैगाम भेजा। तो मेरे ख्याल में एक कंप्लीट पैकेज था ये पीएसएल। और हालांकि गर्म मौसम था, उसकी वजह देखिए चैंपियंस ट्रॉफी की, कि चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ से की वजह से ये टूर्नामेंट हमने लेट करवाया और गर्मियां शुरू हो गई। तो मेरा ख्याल में बड़ा जबरदस्त टूर्नामेंट खत्म हुआ। लेकिन पीएसएल के साथ साथ हमारे वो लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट के कर्ता धरता है, वो इस टूर्नामेंट को इख्तिताम को पहुंचाने में तो मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। लेकिन कल टॉस के वक्त जब शाहीन शाह अफरीदी से रमीज राजा ने उनकी बॉलिंग के बारे में पूछा, तो शाहीन शाह अफरीदी ने सरकास्टिक अंदाज में कहा कि शायद वो आंख नहीं है जो मेरी बॉलिंग को देख पा रही है। तो वो बॉलर जो पीएसएल का बेस्ट बॉलर बन गया, उसने अपनी टीम को 4 साल में तीसरा टाइटल जितवा दिया, फ्रंट से लीड किया। कल बॉलिंग भी उनकी जबरदस्त थी, लेकिन वो बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की 16 रुकनी टीम का हिस्सा नहीं है। तो मेरे ख्याल में हमारे वो सिलेक्टर्स। अच्छा, वैसे हमने पहले भी सवाल उठाया था भट्टी साहब के हमारे पास वक्त की कमी होती है, मतलब वो टाइमलाइन था जो फॉलो करना था, अदरवाइज हमें करनी ही थी ये टीम अनाउंस। वैसे तो हमारी होम सीरीज है, हम फाइनल के बाद अनाउंस नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे अब्दुल्ला। ये चीजें होती हैं अवे टूर्स में, ये तो हमारी होम सीरीज है। लाहौर में मैच हो रहा है और लाहौर में हमने बुध के दिन पहला वनडे इंटरनेशनल खेलना है, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी जल्दी नहीं थी। फिर हमने नसीम शाह के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन नसीम शाह ने आखिरी मैच में जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से बॉलिंग की, बड़े बड़े पाकिस्तान के क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि वो हमें फिट नजर नहीं आ रहे। तो एक अनफिट बॉलर को हमने सिलेक्ट कर दिया और एक ऐसे बॉलर को जिसने अपनी टीम को टाइटल भी जितवाया। और देखें, कप्तान का जो मसला होता है वो ये नहीं होता कि वो परफॉर्मेंस दे, परफॉर्मेंस तो मैटर करती है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने लाहौर कलंदर्स के ड्रेसिंग रूम को जिस तरह यूनाइटेड किया है। कल अच्छा, हमने एक सवाल किया था अभी इससे पहले भट्टी साहब अहमद शहजाद से भी, और जाहिर है बहुत ही ब्रीफ कप्तानी का इनका पीरियड रहा है फॉर पाकिस्तान। जाहिर है वो कंट्रोवर्सी तो नहीं, बस हटा दिया गया, फिर उसकी जगह बाबर वापस आ गए। आपको लगता है अभी तो इन्होंने एक्चुअल उस तरह से लीड किया ही नहीं है टीम पाकिस्तान को, अब इनकी पैदर पे कामयाबियां हैं, लाहौर कलंदर इनकी कामयाबी में, इनकी क़यादत में जीत रही है। आपको लगता है कि there would be a second chance for Shaheen Afridi to be the captain of Pakistan team? बिल्कुल अब्दुल्ला, शाहीन शाह अफरीदी में आपसे यही अर्ज कर रहा था कि जिस तरह उन्होंने ड्रेसिंग रूम के माहौल को लिफ्ट किया है और टीम को यूनाइटेड रखा है, और हर प्लेयर कल फाइनल के बाद शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहा था, मेरे ख्याल में वो डिजर्व करते हैं। वो सियासत की नजर हो गए कि 5 मैचों के बाद उनको फिर कप्तानी से हटा दिया गया विदाउट एनी रीजन। 5 मैचेस किसी प्लेयर्स की कप्तानी को जज करने के लिए नाकाफी होते हैं। मेरे ख्याल में अभी भी टाइम है। हमने एशिया कप इस साल खेलना है, अगले साल हमने 1 साल के अंदर T20 वर्ल्ड कप खेलना है। अगर हमारे वो लोग जिनके पास इस वक्त पावर कॉरिडोर है और पाकिस्तान क्रिकेट की तब्दील का फैसला करते हैं, तो सलमान अली आगा जो हैं उनका आगे अभी बहुत फ्यूचर पड़ा हुआ है। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में कप्तानी के लिए अगर कोई आइडियल चॉइस है तो वो शाहीन शाह अफरीदी है। मेरे ख्याल में उनको बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, और पहले शायद नहीं थे बिकॉज इट वाज अ लिटिल अर्ली फॉर हिम इन एट दैट स्टेज। और इनके अपने जो सुसर हैं वो भी ये कहते हैं कि इट वाज नॉट द राइट टाइम, बट प्रॉब्ली इट इज द राइट टाइम नाउ, क्योंकि अब वो ग्रूम भी और हो गए हैं वक्त के साथ। बिल्कुल, देखें वो एक मैच्योर हमें कप्तान नजर आ रहे हैं। जब वो टेलीविजन पर गुफ्तगू कर रहे होते हैं, उनकी गुफ्तगू में ठहराव है, उनकी परफॉर्मेंस में हमें कंसिस्टेंसी नजर आ रही है। हालांकि बीच में उनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा हमें झोल नजर आया था। और सबसे बढ़कर जब टीम प्रेशर में होती है, कल भी आप देखें ना, आखिरी 3 ओवर्स में 47 रन थे और ड्रेसिंग रूम के बाहर जब कैमरा जा रहा था तो बिल्कुल एक पुरसुकून कप्तान थे। बास कप्तान जो होते हैं वो ओवर रिएक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी मेरा ख्याल जिस तरह उन्होंने लाहौर कलंदर्स को ये तीसरा टाइटल जितवा के दिया है,
ये पाकिस्तान के भी कामयाब तरीन PSL के कप्तान है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी 3 टाइटल जीते, लेकिन कप्तान डिफरेंट थे। तो शाहीन शाह अफरीदी उनमें कैप्टनशिप मटेरियल है, लीडरशिप मटेरियल है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट को अगर हमने आगे लेके जाना है, T20 की टीम खड़ी करनी है, तो शाहीन शाह अफरीदी को लीडरशिप देना पड़ेगी। कंसिडरिंग 4 सीजन्स में ही 3 दफा जीते हैं और शाहीन अफरीदी ने अपना नाम जो है उसमें बिल्कुल बनवा लिया। एंड यू आर राइट, वो एक शुरू में इनएक्सपीरियंस कह लें या जो भी कहेंगे, ज़रा स्लो स्टार्ट था, बट नाउ ही इज़ वेरी मच देयर। भट्टी साहब, आपको लगता है जो टीम हमने बांग्लादेश के अगेंस्ट जिसकी अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, अब हमें नहीं पता कि उसमें चेंजेस हो सकते हैं कि नहीं, लेकिन आइडियली कोई इस लॉट में से, PSL के लॉट में आप चाहते हैं कि हमारी टीम में होता? देखें, नंबर 1 जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, शाहीन शाह अफरीदी मेरे ख्याल में अभी भी पाकिस्तान की बॉलिंग में ऐसा नाम है, और कल वो बेस्ट बॉलर डिक्लेयर हुए PSL के, तो शाहीन शाह अफरीदी को होना चाहिए। फिर लाहौर कलंदर्स के मोहम्मद नईम, हालांकि उनकी फील्डिंग के थोड़े से मसाइल हैं, लेकिन मोहम्मद नईम ने इस टूर्नामेंट में जिस तरह परफॉर्मेंस दी है, मेरे ख्याल में मोहम्मद नईम को भी अगर मौका मिल जाए। बांग्लादेश की टीम दुनिया की 9वें नंबर की टीम है, पाकिस्तान 8वें नंबर की टीम है, तो ये वो टीम है जहां पर हम यंगस्टर्स को ट्राई कर सकते हैं। तो चलें, शाहीन शाह अफरीदी को हम आगे जाके मौका दे दें, लेकिन मेरे ख्याल में नईम ऐसा प्लेयर है जिसने पावर हिटिंग की और ओपनिंग स्लॉट में जिस तरह उन्होंने छक्के मारे हैं, तो मेरे ख्याल में नईम ऐसा प्लेयर है जिसको मौका दिया जा सकता है। गॉट इट भट्टी साहब, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आपसे भी हम PSL की बात करते रहे और अभी ऑब्वियसली और करेंगे क्योंकि अगले मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे देयर इज नो रेस्ट फॉर, नॉट दैट यही सारे लोग हमारी अब की टीम में होंगे, नेशनल टीम में, बट क्रिकेट जस्ट कीप्स हैपनिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिकेट। अच्छा जी, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है, आपको पता है, जिसकी वजह से बीच में हमारी क्रिकेट भी रुकी थी। पाकिस्तान ने भारत को जंग के मैदान में हरा दिया, लेकिन पाकिस्तान बदस्तूर सफारती महाज पर सरगर्म है, पहले से ज़्यादा सरगर्म है। वज़ीर आज़म के दौरे तुर्की की भी तस्वीरें आपने देखी हैं, बड़ी टेलिंग हैं। उनकी हाथ में हाथ डाले तैयब एर्दोगान के साथ तस्वीर जो है वो भी काफ़ी मंजर वायरल हो रही है, मंजर आम पर आई है और बड़ा फ्रूटफुल उनका दौरा चल रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी उधर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में वफ्द दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जा रहा है, मगर साथ ही साथ वज़ीर आज़म ख़ुद भी बड़े मुतहर्रिक हैं। गुज़श्ता रोज़ मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा उन्होंने शुरू कर दिया है। पहले मरहले में तुर्किया पहुँचे हैं नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मावन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। शहबाज शरीफ तुर्किया के बाद ईरान जाएंगे, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान जाएंगे। ये वो ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान का हालिया मुश्किल में भरपूर साथ दिया है, बरमला साथ दिया है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की हिमायत पर इन दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया जाएगा। मौजूदा दौर में जंगी महाज पर कामयाबियों के साथ सफारती महाज पर कामयाबियों की भी बड़ी अहमियत होती है, और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार बता चुके हैं कि भारतीय इल्ज़ामात के बाद पाकिस्तान ने दोस्त मुल्कों के साथ मुसलसल राब्ते रखे हैं और बिलाशुबा इसके असरात नज़र भी आए हैं। 24 अप्रैल से लेके और 6 मई की रात तक जितनी कॉल्स हुई, वो जाहिर है कि तमाम जो ममालिक थे, जब हमारी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज थे या गल्फ के थे या साउथ एशिया के थे या इस रीजन के थे, वो तमाम यही कहते थे कि ये देखें, मेहरबानी करें, आप दोनों सेल्फ रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करें, आप कोई एक्शन ना लें। तो हमने तमाम लोगों को पाकिस्तान के बिहाफ पे ये बताया कि जी हमारी हुकूमत की पॉलिसी क्या है, कि हम बिल्कुल सब्र से चलेंगे, हम बिल्कुल 100% रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज करेंगे, और हम ये एक खास बात थी कि हर को ये कहा था कि हम पहल नहीं करेंगे कोई भी एस्केलेटिव मूव लेने में। ये आपने सुन लिया। और साथ ही आपको बताएं कि गैर मुल्की मीडिया ने भी जंगी महाज के साथ सफारती महाज पर भी पाकिस्तान की कामयाबी का एतराफ़ किया। बैनुल-अक़वामी जरीदे द डिप्लोमेट ने लिखा कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जंग में ना सिर्फ जंग के मैदान में नाकामी हुई, बल्कि सफारती महाज पर भी सख्त शर्मिंदगी जो है उसका सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म अहम दोस्त मुल्कों के दौरे पर हैं और दुश्मन को पैगाम जा रहा है कि हम तन्हा नहीं हैं, वी आर नॉट आइसोलेटेड, और ये सफारती कोशिशें वक्त का तकाजा भी हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय मनफी प्रोपेगेंडे और झूठ का अगर कहीं थोड़ा बहुत असर जो है वो रह गया है तो वो भी ज़ायल होगा। दूसरी तरफ आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान का पानी बंद करने और सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने जैसे इक़दामात भारत को
खुद उल्टे खुद उल्टे ही पड़ रहे हैं। सफारती महाज पे बड़ी एम्बैरसमेंट हो रही है। आज खुद भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ सिवाय इजराइल के किसी एक मुल्क ने भी भारत का साथ नहीं दिया। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर कह रहे हैं कि भारत का सफारती वफ़द भी बैरून मुल्क दौरे पर है। इससे दुनिया कुछ वजाहतें मांगेगी। भारतीय वफ़द जहां जाएगा इससे सेंतास मुआहिदा मुअत्तल करने, पहलगाम वाक़े के सबूत दुनिया को ना देने, पाकिस्तान की मुश्तरका तहकीकात की पेशकश को मुस्तरद करने, पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी करने जैसे बुनियादी सवालात तो पूछे जाएंगे और इट इज़ हाई टाइम कि पूछे जाएं। डॉक्टर लोधी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस। आपसे सबसे पहले तो यही पूछेंगे कि सफारती महाज पर दुनिया को भारत का चेहरा दिखाने के लिए वफ़द जो है वो तैयार थे, तो जिन ममालिक ने पाकिस्तान का साथ दिया उनका खुसूसी शुक्रिया अदा करने वज़ीर आज़म खुद चल पड़े हैं। तो क्या आज की तारीख में हम ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की जो सफारती तन्हाई थी, जो कहा जा रहा था एटलीस्ट, वो दूर हो चुकी है और अब हम अकेले नहीं हैं? मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सफारती तन्हाई तो कभी भी नहीं थी। ये तो हमारे हरीफ जो हैं उनका बयानिया था, प्रोपेगेंडा था। पाकिस्तान तो कभी आइसोलेट हुआ ही नहीं और ना ही हो सकता है। ये ज़रूर है कि मुख्तलिफ वक्त पे पाकिस्तान को सफारती सेटबैक्स का सामना करना पड़ा, लेकिन इस वक्त मैं समझती हूँ बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के सामने, इसलिए कि इस बहरान के बाद भारत के साथ जो बहरान हुआ, जिस तरह से भारत ने मिलिट्री एग्रेशन की पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो अब जाहिर है पाकिस्तान के लिए चैलेंज अब ये है कि भारत अभी भी प्रेशर रख रहा है पाकिस्तान पे। जो सूरत हाल है वो मामूल पे नहीं वापस आई। अगर आप देखें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जो लास्ट स्पीच थी उसमें उन्होंने फिर से ये दोहराया कि जी वो जो दरिया हैं, उन्होंने कहा वो भारत के दरिया हैं, इंडियाज़ रिवर्स, और ये कि टेररिज्म की वजह से वो पानी पे ज़रूर एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो प्रेशर डालेंगे पाकिस्तान पे। उसके अलावा उनके जितने भी ऑफिशियल्स हैं, उनकी जितने भी इंटरव्यूज़ आ रहे हैं और मुख्तलिफ वो लोग डिप्लोमेट्स को जो ब्रीफ कर रहे हैं उसमें तो बार बार ये दोहरा रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो बिल्कुल सस्पेंड रहेगी और वो रिवाइव नहीं होगी, बल्कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान उसको रीनेगोशिएट करे, मगर उसके बाद जबकि पाकिस्तान टेररिज्म का खात्मा कर सके। तो ये उनका बयानिया है। तो इस बयानिया को काउंटर करना, इसको नफ़ी करना, मैं समझती हूँ कि हमारे सफारतकार जो हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान का इरादा है कि भारतीय सरपरस्ती में पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसे भी दुनिया के सामने मज़ीद एक्सपोज किया जाए और एक बड़ा केस बनाया जाए। अगर ये बात आगे बढ़ानी है तो इसके लिए क्या फोरम्स हो सकते हैं? हम इसमें और किस तरह से अपना काम दुनिया में मौसर अंदाज में सामने रख सकते हैं? अक़वाम मुत्तहिदा की तो आपने देख ही लिया आजकल कितनी सुनी जाती है। अमेरिका इस सिलसिले में क्या कुछ कर सकता है? देखिए, इस हवाले से तो पाकिस्तान मुसलसल इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगाह रखता रहा है। माजी में भी मुख्तलिफ डॉसियर्स जो हैं वो दिए गए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्ट्रीब्यूट किए गए, सर्कुलेट हुए, यूएन सेक्रेटरी जनरल को भी दिए गए। मियां नवाज शरीफ की जो हुकूमत थी उसके दौरान, फिर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत थी उसके दौरान भी, तो ये हम माजी में भी करते रहे हैं। अब ज़रूरत इस बात की कि हम एक इमेजिनेटिव डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी बनाएं जिसके तहत हम जो मुख्तलिफ ममालिक हैं बैनुल-अक़वामी सतह पे, और हमें सिर्फ मगरिब का रुख नहीं करना चाहिए। देखें, हमें मशरिक़ का भी रुख करना चाहिए। आपको मालूम है कि एशियन ममालिक जो हैं वो भी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हैं, असर रखते हैं बैनुल-अक़वामी अफेयर्स पे। तो सिर्फ मगरिब के 4 मुल्कों में डेलीगेशन भेज देना मैं समझती हूँ ज़रूरी है, लेकिन नाकाफ़ी है। नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और भी कंसर्निंग बात है। एक तरफ तो सीज़ फायर है तो दूसरी जानिब भारतीय लीडरशिप के जो बयानात हैं वो रोज़ हम देख रहे हैं कि वो ज़्यादा सख्त हो रहे हैं। रोज़ नई धमकियाँ जो हैं वो भी आ जाती हैं। तो क्या इन्हें सियासी ज़रूरत उनकी समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाना चाहिए या इसको सीरियस लेना चाहिए? इट कुड बी अ सीरियस थ्रेट। देखिए, पाकिस्तान को अलर्ट पे रहना पड़ेगा, इसलिए कि जिस किस्म के बयान आ रहे हैं भारतीय लीडर्स से,
जाहिर है वो किसी हद तक डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं अपने डोमेस्टिक फ्रंट के लिए, जहां पर जाहिर है मोदी हुकूमत पे ख़ासी तनकीद हुई है और प्रेशर भी आया है। तो उस हवाले से हाँ, ये हम कह सकते हैं कि किसी हद तक वो पॉलिटिकली ड्रिवन है वो रेटरिक, लेकिन उसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। पॉलिटिकली ड्रिवन ज़रूर होगा, लेकिन साथ साथ उनकी ये भी कोशिश है कि वो पाकिस्तान पे प्रेशर जारी रखें और इसी किस्म की जो बयान है वो देते रहें, ताकि पाकिस्तान को एक तरह से आप कह सकते हैं बैकफुट पे रखें। तो पाकिस्तान के लिए जाहिर है मालूम है हमें ये कि वो कर क्या रहे हैं। तो हमारे लिए तो फिर ये जाहिर है ये ज़रूरी होगा कि हम अलर्ट पे रहें और बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करें कि ज़मीन पे क्या कर रहा है भारत, उनकी जो फ़ौज है और जो मुख्तलिफ बयानियाँ हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो मैसेजिंग कर रहे हैं, उस पर भी ज़ाहिर है ना सिर्फ हमें नज़र रखनी है मगर उसको काउंटर भी करना है। तो देखें, ये एक मल्टीपल फ्रंट है जो कि भारत ने खोला है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अभी तो उन्होंने ये फ्रंट खोला था कि मिलिट्री फ्रंट आप कह लीजिए। अब देखें अगर आप, तो मुख्तलिफ फ्रंट्स हैं इसमें, इंडस वाटर ट्रीटी का इस्तेमाल होना, उसको वेपनाइज करना पानी को, उसके अलावा फिर ये डेलीगेशन जो उन्होंने भेजी है मुख्तलिफ ममालिक, और फिर ये जो स्टेटमेंट्स बार बार दे रहे हैं और पाकिस्तान को डीमोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनलाइज में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हम सीरियसली ही ले सकते हैं, इनको हम लाइटली नहीं ले सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये भी हम पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के तनाव ने तो दुनिया को इंगेज रखा ही, लेकिन अब एक दफ़ा फिर सबकी तवज्जो फ़लस्तीन, गज़ा की तरफ है। इस बार ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आवाम ही नहीं, मगरबी ममालिक की हुकूमतें भी कुछ महसूस कर रही हैं या कुछ प्रेशर आ रहा है कि इजराइल हद से तजावुज़ कर चुका है। क्या ये उम्मीद रखी जा सकती है कि इस देरीना मसले का कोई हल निकल सकेगा, मुस्तकिल हल निकल सकेगा और जल्द निकल सकेगा? इस वक्त इजराइल मैं समझती हूँ कि काफ़ी हद तक सफारती तौर पे तन्हा है। जो इजराइल के अपने दोस्त और एलाइज हैं उन्होंने इजराइल को तनकीद का निशाना बनाया है, इसलिए कि इजराइल ने एक नया ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू किया है फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, जिसमें कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने तो ये कहा है कि वी विल टेक ओवर ऑल ऑफ गाज़ा। तो एक परमानेंट ऑक्यूपेशन का अब ख़तरा है, तो इस पे तो बहुत तनकीद हो रही है। और फिर जिस तरह से उन्होंने एड को रिस्ट्रिक्शंस लगाई और कुछ जाने नहीं दिया, बल्कि 90 दिन कुछ नहीं जाने दिया उन्होंने, और अब भी जो खोला है थोड़ा बहुत वो प्रेशर के तहत खोला है, लेकिन बहुत ही नाकाफ़ी है। और यूएन की तरफ से और मुख्तलिफ और ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से भी यही क्रिटिसिज्म हो रही है कि इजराइल जो है वो स्टावेशन को इस्तेमाल कर रहा है एज अ टूल ऑफ वॉर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिहा लोधी। अफसोस की बात है कि इजराइल जितना भी विजिबली आइसोलेटेड हो और कोई मुल्क एज सच उनका साथ ना दे रहा हो, वो बड़े डिटर्मिन्ड है टू गो अहेड विद व्हाट दे आर डूइंग। मतलब साथ ना देना और येट कोई एम्बार्गोज भी ना लगाना, कोई कतने भी ना लगाना, तो वो भी एक बात है ना। मतलब बिकॉज फिर तो अब आना शुरू हुई। हाँ, मतलब फिर तो इजराइल ने ये इम्बोल्डन हो जाना है ना कि ठीक है भाई, आइसोलेशन इज ओके विद अस एज लॉन्ग एज हमें कोई और कुछ कह नहीं रहा, हम करते रहेंगे जो हम कर रहे हैं, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग ऑन। अच्छा जी, अभी एक ब्रेक लेनी है हमने। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। तो गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं ना, हो गई हैं तो उसमें जी अच्छे मौसम की तलाश में, क्योंकि अच्छा मौसम अभी तलाश करेंगे तो मिलेगा। लोग जो हैं वो सैर व तफरी के लिए शुमाली इलाकों का रुख करते हैं, और लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मद्देनजर रखना चाहिए। हाँ, और बड़ी एक तो आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं तो आप प्लीज़ मेक श्योर कि पूरा गाड़ी का चेकअप कराएं, उसकी ब्रेकें, उसके टायर, उसका इंजन। बताएं तो क्या हुआ क्या है। गुजरात के 4 दोस्त गिलगित गए थे। कार हादसे में अफसोसनाक मौत बता रही है कि नावाकिफ रास्तों पर ड्राइव करते हुए एक तो मोहतात रहना चाहिए। अहल खाना के मुताबिक ज़िला गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले 4 दोस्त 12 मई को गिलगित बल्तिस्तान के लिए रवाना हुए। आखिरी बार चारों नौजवानों का अपने घर वालों से 16 मई को रब्ता हुआ था। जब एक हफ्ते तक किसी नौजवान से घर वालों से रब्ता नहीं हो सका तो फिर ज़ाहिर तशवीश हुई और गिलगित बल्तिस्तान पुलिस और इंतज़ामिया से रब्ता किया गया। सर्च ऑपरेशन हुआ बाकायदा। 24 मई को हादसे का शिकार होने वाली कार मस्तक नाले के करीब से मिल गई है। दोस्तों ने कार किराए पर ली हुई थी। चारों नौजवानों की लाशें वरसा के हवाले कर दी गई हैं। मतलब कितनी कोई पेनफुल ये बात है। अच्छा, इसमें 1-2 चीज़ें हैं, प्लीज़ ये देख लें तस्वीर।
इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस इलाके में आप अपनी छुट्टियां गुजारने या अपने एक्सकर्शन पे जा रहे हैं वहाँ कौन सी गाड़ी सूट करेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभार हमने सर्दियों के बर्फानी मौसमों में भी छोटी छोटी गाड़ियाँ जो हैं वो जाते हुए देख रही हैं जिन्होंने टायर्स पे भी कुछ नहीं चढ़ाया होता। फिर जो ट्रेन होती है, जो आपको सड़कें आगे मिलेंगी, उसके लिहाज से आप गाड़ी पिक करें ना। और ख़ासतौर पे अगर गाड़ी आप रेंट पे ही ले रहे हैं तो फिर तो वो रेंट करें, ड्राइवर भी ठीक हो चलाने वाला, उसको आइडिया भी हो। क्योंकि काफ़ी जो पहाड़ी इलाकों में एटलीस्ट अब्दुल्ला टर्निंग्स वगैरह में आपको आगे से गाड़ी नज़र नहीं आ रही होती जो आ रही होती है। आप अपने आप को, हमें सबको ये मैं कह रहा हूँ कि हमें अपने आप को, बहुत से लोग जाते हैं, हमारे भी रिश्तेदार जाते हैं, बड़ी स्किल चाहिए होती है इन इलाकों में गाड़ी चलाने के लिए। मतलब हम शहरों में गाड़ियाँ चलाने वाले या मैदानी इलाकों में गाड़ियाँ चलाने वाले हम नहीं चला सकते इन इलाकों में गाड़ियाँ। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है अब्दुल्ला। व्हेन आई यूज्ड टू बी, हमें लगता है कि हम बड़े तुरम खान हैं, लेकिन ये एक अलग लेवल ऑफ कुछ चीजें आप मान ले, यू माइट बी एन एक्सेलेंट ड्राइवर ऑन स्ट्रेट रोड्स और जो बिल्कुल जो फ्लैट टेरेन होती है उस पर 10 ड्राइवर होंगे, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप पहाड़ी इलाकों में भी जाके अच्छी ड्राइविंग करेंगे। मतलब व्हेन आई वाज इन इस्लामाबाद हमें बड़ा आदत थी, मतलब पीर सुहावा तक पहुंच गए ये वो, और हमने सीखी भी थी, गाड़ी ऐसे ही इलाके में थी। लेकिन जब लाहौर कराची से हमारे दोस्त आते थे और कभी वो भी गाड़ी ऊपर ले जाने की कोशिश करते थे तो उनको नहीं वो आइडिया होता था जो ट्विस्ट एंड टर्न है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो ये चीज़ें ज़रूर आप लोग देख लें, क्योंकि अब मौसम ऐसा आ गया है कि सारी ऑब्वियसली छुट्टियों के लिए कहीं ना कहीं तो लोग निकले। सैयद फरीद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डीआईजी हैं मोटरवे पुलिस के। बहुत शुक्रिया डीआईजी साहब। सर, मौसम भी है, ज़ाहिर है ईद और गर्मियों की छुट्टियां भी हैं, लोग तो जाएंगे ही और कहाँ रिक्रिएशन करेंगे। इन रास्तों की नौयत को देखते हुए मजमूई तौर पर आप क्या एडवाइस करेंगे? आप लोग तैयार हैं कि ये रास्ते अभी उस तरह से हमवार हो गए हैं मौसम के बाद कि लोग जाएं आराम से, कोई मसले वाली बात नहीं है? जी, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि वाकई में अब छुट्टियां भी शुरू हो गई गर्मियों की, ईद भी आ रही है, और चूँकि लोगों के लिए ये भी होता है कि बच्चों के साथ बाहर निकलें और कुछ सैर करके तफरीही मुकामात वापस आएँ, और कुछ जो मैदान की गर्मी है उससे भी अपनी बचत करें। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि लोगों की उतनी तैयारी नहीं हो जितनी उनकी होनी चाहिए। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी गाड़ी की कंडीशन कैसी है, गाड़ी को पूरा चेकअप करवाएं, उसके सारे के सारे टायर्स, उसकी बैटरीज़ और उसके जितनी भी छोटे मोटे काम हैं उनको ठीक करवाएं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है और वहाँ पे फिर फैसिलिटीज़ भी कम है। तो अगर गाड़ी थोड़ी सी भी ख़राब हो तो उसमें बहुत बड़ा मसला आ सकता है, स्पेशली जब आप फैमिली के साथ हो। इसके अलावा आपको मौसम का भी ख्याल रखना चाहिए कि आगे मौसम कैसा होगा। पहाड़ी इलाकों में बारिश ज़्यादा हो जाए तो लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा हर वक्त रहता है, जिसकी वजह से बंदा ट्रैप भी हो जाता है काफ़ी दिनों तक, या ट्रैफिक जैम्स हो जाते हैं। इसलिए मेरी ये सजेशन है कि लोग निकल से पहले मौसमी सूरत हाल, होटल्स की बुकिंग्स, रश की सूरत हाल, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी गाड़ी की सूरत हाल को ज़रूर देखें और उसके बाद निकलें। देखें कि आप में डेजिग्नेटेड ड्राइवर कौन है। मतलब सर ये भी हमें कहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब यंगस्टर्स जा रहे हों, उनमें एक दो को गाड़ी अच्छी चलानी आती हो तो बस मतलब वो उन चारों में बेहतर गाड़ी शायद चलाते हों, ये नहीं कि वो एक्सपर्ट ड्राइवर्स बन जाएंगे। नींद भी पूरी होनी चाहिए, ये बहुत सी चीज़ें हैं, और उसके बाद थोड़ा सा मतलब हेड ऑन देयर शोल्डर्स भी सही होना चाहिए। ये नहीं कि शौकबाजी में सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, ये बताइएगा सर कि जो लोग खुद अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं उन्हें क्या एहतियात करनी चाहिए, किन चीज़ों का खुसूसी ख्याल रखना होगा? जो लोग अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं उनको सबसे पहले अपनी गाड़ी को देखना चाहिए कि गाड़ी की फ़िटनेस बिल्कुल ठीक हो। उस फिटनेस में ब्रेक्स आ जाती हैं, उस फिटनेस में इनके टायर्स आ जाते हैं, उस फिटनेस में लाइट्स, हेडलाइट्स, इंडिकेटर्स, यानी कि हर एक चीज़ इनकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। इवन यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि अपने रेडिएटर को, अपनी कूलिंग सिस्टम को, एसी वगैरह की भी सर्विस करवा के जाएं, गाड़ी कहीं हीटअप ना हो जाए। टायर्स ख़ास तौर पे बहुत ज़रूरी हैं। हल्का सा भी वीक टायर बहुत बड़े हादसे का बायस बन सकता है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि एटलीस्ट गाड़ी में 2 ड्राइवर होने चाहिए क्योंकि एक तो
पहाड़ी इलाका ऐसा है जहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत चाहिए होती है और एक ड्राइवर के लिए बहुत लंबी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भी आपने बड़ी अच्छी बात की है कि 2 ड्राइवर होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, और जो चीज़ें हमें नोट करनी चाहिए वो भी आपने सब लिस्ट कर दी। सर ये बताइएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं, तो अपनी गाड़ी की बात हो गई ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें वगैरह भी एक इशू है। ये लोग अपना सीज़न लगाते हैं, दिन रात गाड़ी दौड़ाते हैं, थके हुए भी होते हैं, कभी कभी नींद भी 24 घंटों की भी ड्राइवरों की शिफ्ट होती है। सो उनकी चेकिंग वगैरह का कोई मुनासिब इंतज़ाम होता है हाईवेज़ या मोटरवेज़ या लोकल पुलिस की जानिब से? जी, हमारा नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस में एक बहुत जामे सिस्टम है इस चीज़ को चेक करने के लिए। हमारे पॉइंट्स बने हुए हैं जिसको हम PSV MIS पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे हम हर गाड़ी का, हर जो ये बड़ी व्हीकल है, बसेस हैं, इनकी एक एक चीज़ चेक करते हैं, इनकी फ़िटनेस, इनके ड्राइवर्स की कंडीशन, गाड़ियों इनका फ़िटनेस सर्टिफिकेट कैसा है, ड्राइवर्स अगर लंबा रूट है तो क्या 2 ड्राइवर्स हैं कि नहीं हैं, ड्राइवर्स की नींद पूरी हुई है कि नहीं हुई, हम एक एक चीज़ चेक करते हैं और जो यहाँ पे पूरी नहीं करता उसको हम मोटरवे या हाईवे से उतार देते हैं और वापस भेज देते हैं। हमारे पास ये पूरा सिस्टम है कि हम ये पूरी चेकिंग करें ताकि हम हिफाजत पूरी पहुँचाएँ लोगों को जो इसमें सफ़र कर रहे हैं और मोटरवे को जो यूज़ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सैयद फरीद अली, DIG मोटरवेज पुलिस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एक तो टायर प्रेशर अपना चेक करें, दूसरा गाड़ी जिस इलाके में जा रहे हैं क्या गाड़ी उसके काबिल भी है कि नहीं है, इवन इफ़ यू आर रेंटिंग इट आउट। 2 ड्राइवर्स होना बहुत ज़रूरी है ताकि शिफ्टें लगा सकें ना, और वैसे भी होनी चाहिए, क्यों एक को थकाएं जब सारे ही जा रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें। फिर गाड़ी का ऑयल, मतलब ये सारी चेक करके गाड़ी हीटअप ना हो, फिर जहाँ जा रहे हैं, ये हमारे यहाँ बड़ा इशू है जो पिछले साल में हमने बड़ी कोशिश की है कि आप लोग बदले। मौसम ज़रूर चेक किया करें निकलने से। पूरी दुनिया में जब भी वेकेशन कोई प्लान होती है मौसम को पहले देखा जाता है। अब हमारे यहाँ भी यही सिचुएशन, अब काफ़ी एक्सट्रीम्स हो गए हैं मौसम के, तो मौसम भी चेक करें। कि आप अगर रेंट कर रहे हैं गाड़ी तो यू वुड नेवर नो, अब प्रॉब्ली बहुत सा एक्सपर्ट होना चाहिए कि ये टायर इसने कब डलवाए थे, टायरों की क्वालिटी क्या है। बज़ाहिर एट टाइम्स टायर सही भी लग रहे होते हैं लेकिन अपनी मुद्दत पूरी कर चुके होते हैं। वैसे तो जाहिर है आपको पता ही है रेंट की गाड़ियों की जो कंडीशन होती है, जो सूरत हाल होती है। एक और चीज़ ख्याल में आई, अगर तो पहाड़ों में जा रहे हैं तो वहाँ के इलाके का कोई ड्राइवर हो, इलाकाई ड्राइवर आप लें, ताकि उसको पता हो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, मतलब बारिश होती है तो लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, कहाँ रुकना है, कहाँ रिस्क लिया जा सकता है, दे नो बेटर। तो लिहाजा हाँ, मतलब ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं बट दे आर लाइफ सेविंग थिंग्स। तो लिहाजा होता है ना, हमारे जो नौजवान होते हैं वो ज़रा कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होता है, ज़रा हिम्मत भी ज़्यादा होती है कि नहीं चलो निकाल लेंगे। और फिर इतने लोगों के और एक्सपीरियंस सुने होते हैं कि हर कोई छुट्टियां गुजार के वापस आ रहा होता है, सब कुछ ठीक होता है, तो वो और ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। सो कब ये तब्दील हो जाए कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में और किसी हादसे का सबब बन जाए, एहतियात करें। और वैसे बहुत ज़्यादा कोई दुश्वार गुजार रास्तों पे जाने से भी इज्तनाब करें। अनपॉपुलर ओपिनियन बट यस। हाँ, लेकिन छुट्टियों के लिए लोगों को जाने से मना तो नहीं कर सकते हैं। एवरीबॉडी नीड्स अ बिट ऑफ अ ब्रेक। आप लोग जितना और अल्लाह ना करे नॉट एवरीथिंग टर्न्स आउट लाइक दैट। जितना आपका थ्रेशोल्ड हो ज़हनी तौर पे आप उतना ही करें, उतना ही एडवेंचर करें, मेरा ख्याल है। ब्रेक के बाद मिलें। अच्छा, गर्मी मंडियों की क्या सूरत बहुत है, लेकिन ऑब्वियसली ईद भी आ रही है, तो ये खरीदारी के लिए आपको यू विल हैव टू ब्रेव द हीट एंड गो इन द मंडी। अब हम तो इतने ब्रेव नहीं है, लेकिन जो शौक रखते हैं ना उनको गर्मी सर्दी मौसम की सख्तियां कुछ नहीं कहती हैं। तो हमने भेजा, हम ख्याल रखते हैं वैसे वलीद अहमद नुमाइंदा जियो न्यूज़ है, और हमने उनको शाम रात के वक्त भेजा। मतलब गर्मी बहुत थी ना, तो जो रात के वक्त रौनक होती है ना मंडी की, वो उरूज पर होती है। सो किस भाव क्या मिल रहा है और कौन कौन से नायाब जानवर इस दफा मंडी में अवेलेबल हैं फॉर सेल? वेरी गुड लुकिंग जानवर वैसे वलीद दिखा रहे हैं हमें। मेरे बाएं तरफ है कालू और मेरे दाएं तरफ है जॉन सीना। कालू है 6 दांत और जॉन सीना है 4 दांत। ये आए हैं तिलकगंज से। लाइव वेट है कालू का तकरीबन 35 मन और जॉन सीना का लाइव वेट है तकरीबन 25 मन। ये क्या खाते पीते हैं और ऐसे फरबा खूबसूरत जानवर ये कैसे हुए,
यही हम जानते हैं इनके मालिक से। ये बड़ी मेहनतों से भाई हमने इनको माशाल्लाह पहले शुरू से इनको मिल्किंग फीड किया है, फिर इनको जो भी मक्खन दूध और रोगनी वो खुराक वगैरह दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह भाई इन पे फुल इनकी समझो कि इनकी जो भी इनकी मेडिसिन भी और जो खुराक भी इनको अवेलेबल होती थी हमने अपने बच्चों से बढ़कर इनकी खिदमत की है। तो ये बताइए कि इसके पैसे कितने मांग रहे हैं आप? इसकी डिमांड तो भाई वैसे तो डिमांड पे जो है वो माइंड है हमारा कि 75 का बिके, वैसे डिमांड तो 1,10,00,000 कर रहे हैं। और ये जो जॉन सीना है इसकी कितनी डिमांड है? जॉन सीना की डिमांड 55 कर रहे हैं भाई। 75 लाख तो बहुत ज्यादा है, क्या ख्याल है आपका? भाई चीज भी तो बहुत ऊपर की है, चीज भी देखे माशाल्लाह आपकी हाइट से भी ऊपर जा रहा है बच्चा। तो बिल्कुल व्यापारी की गुफ्तगू आपने सुनी, वो कहते हैं कि कालू को और जॉन सीना को इतनी ही मोहब्बत से पाला है जैसे कोई अपने बच्चों को पालता है, और पैसे बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं कि अगर कोई आएगा तो कुछ पैसे उसको कम भी कर देंगे। मतलब कुछ पैसे कितने कम कर देंगे? जो चीज़ ही करोड़ की हो उसमें जितने भी आप कम, करोड़ तो नहीं कम हो जाएगा ना। लेकिन थैंक यू वलीद। अच्छा, जॉन सीना आपको 55 में मिल रहा है, ले लें। मैं तो कहती हूँ अच्छी डील है। हमें क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल अच्छा ख्याल है, ले लें आप अब्दुल्ला भाई। जो लेगा उसको मुबारक हो। शौकीन अच्छे थे ना वैसे बहुत जानवर मौजूद हैं शौकीन लोग, और मुझे उनकी ज्वेलरी भी अच्छी लगी। यू नो आई लाइक देयर ज्वेलरी। ओके, आगे चलो, आगे चलेंगे और कुछ बजट की बात करते हैं। सर्टनली वफाकी हुकूमत बजट बनाने की तैयारियां कर रही है। अगरचे 2 बरसों में हुकूमत की टैक्स आमदनी दुगना हो गई है, मगर ये टैक्स नेट में इजाफे के बजाय महज टैक्स बढ़ाने का नतीजा है। IMF ने भी बता दिया कि भाई नेट में तो कोई खातिर खा इजाफा नहीं हुआ, मतलब टैक्स नेट में, जिसका हम बचपन से अपने सुन रहे हैं कि इजाफा होना चाहिए होगा, लेकिन बस टैक्स बढ़ा दिया गया है। हुकूमत कोशिशों के बावजूद टैक्स नेट में खातिर खा इजाफा नहीं कर सकी है। हुकूमत ने टैक्स ज़्यादा जमा करने के लिए पहले से ज़्यादा टैक्स देने वाले तबके पर ही निसार किया है, जिसमें तनख्वाहदार तबका खास तौर पर शामिल है। क्योंकि हमेशा यही हो रहा है, तो हम जानना चाहते हैं कि कुछ चेंजेस इस बार हम एक्सपेक्ट करें कि नहीं। अशरफ मलखम है हमारे साथ ही। अशरफ, बताइएगा क्या तैयारी हो रही है बजट की बताइएगा। किसी को कोई रिलीफ, पर्टिकुलरली सैलरीड क्लास, और जो बताया गया है कि भाई नेट में तो कोई खातिर खा इजाफा नहीं हुआ, वो तो कमोबेश वैसा ही है, बस टैक्स की शरह बढ़ गई है सब पे। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान में हमेशा से यही होता है कि हमने इतने हज़ार अरब इकट्ठे किए, इतने हज़ार अरब इकट्ठे किए, उसको और बढ़ा दिया, इजाफा हो गया। इस दफ़ा भी यही हुआ है कि हमारा रेवेन्यू 2 साल में तकरीबन दुगना हो गया, ज़्यादा इसमें इजाफा हो गया। 9.6 ट्रिलियन से बढ़ के तकरीबन 18 ट्रिलियन हो गया। बिल्कुल सही है, लेकिन जो सवाल आपने उठाया कि रेवेन्यू आया कहाँ से है, इसको पे करने वाले कौन है? क्या हुकूमत ने कोई एफर्ट की है, या जो पहले से एक नल से कुएं से पानी जबरदस्ती निकाल रहे हैं उसी में से मजीद निकाला है? बिल्कुल यही हुआ है। इसमें हुकूमत की टैक्स मशीनरी की 0 इनपुट है। 2 तबके जो पहले से FPR के शिकंजे में आया हुआ एक तनख्वाहदार तबका है, जिसने पिछले 436 अरब रुपए का टैक्स दिया है 10 महीने में, सबसे हाईएस्ट टैक्स है। दूसरा जो एक्सपोर्टर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो चूंकि उनको एक्सपोर्ट करने के लिए हुकूमत से परमिशन होती है, LCs का सिलसिला होता है, उनका एक इनके पास ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होता है, उनको मरोड़ते जाते हैं, उन पर टैक्स रेट का इजाफा करते जाते हैं। वही हुआ इस दफा भी। लेकिन जो शोबे रवायती तौर पर टैक्स नेट से बाहर हैं, उस पर हुकूमत की टैक्स मशीनरी क्या काम किया, वहां देखें तो सिवाय नाकामियों के कुछ नजर नहीं आता। GST था, हर चीज पे GST लगाते हैं, पहले 12% किया, फिर उसको 15% किया, 17-18% कर दिया एवरेज के तौर पर। वैसे तो 34% तक भी है सेल्स टैक्स। जो सबसे बड़ा डाका, मैं कहूँगा छोटा लफ्ज नहीं उसके लिए बोला जा सकता, जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में पेट्रोल पर हम 78 रुपीज फी लीटर अदा करते हैं, जिससे खातिर खा लोगों की जिंदगी आसान हो सकती है। वो एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई है हुकूमत ने जी। ये पेट्रोल चौंके उधर से हर शहरी ने पेट्रोल खरीदना है, ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, खुद हुकूमत के अकाउंट में आ जाएगा। उसमें 78 रुपीज पर लीटर इस वक्त हर पाकिस्तानी शहरी पे कर रहा है जो पेट्रोल खरीदता है या डीजल खरीदता है किसी भी पेट्रोल पंप से। हुकूमत ने किया एक, आप भी आए दिन देखते होंगे, हम भी देखते हैं, साल से एक शोर उठ रहा है कि पाकिस्तान का जो टोबैको सेक्टर है, सिगरेट बनाने वाली मुख्तलिफ अदारे में 300 अरब रुपए के टैक्स चोरी करते हैं सालाना। वो 4 साल पहले भी उतनी थी, आज भी उतनी है। आज भी है। अशरफ भाई, अभी वक्त कम है, लेकिन हम आपको कल परसों दोबारा जरूरत देंगे, तफसील से हम बात करेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे बात सर्टनली और होनी चाहिए। थैंक यू आपका अभी फिलहाल। And that is all the time we have for today, so we will see you tomorrow.